नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, इस बार के चुनाव में पूरी बाजी बीजेपी के हाथ से फिसलती हुई दिख रही है और अब तो हाल ऐसा हो गया है कि वाराणसी में भी बाजी पलटती हुई दिखाई दे रही है। क्या वाराणसी में खेल हो गया है? वाराणसी मोदी का संसदीय क्षेत्र है, आप जानते हैं। 2 बार से वहां जीत चुके हैं और तीसरी बार बाजी मारने की कोशिश में है नरेंद्र मोदी। यहां से मोदी अगर तीसरी बार आप जानते हैं कि मैदान में है, लेकिन 2 बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बावजूद मोदी एक कमजोर उम्मीदवार के तौर पर वाराणसी में दिखाई दे रहे हैं। मोदी की इस कमजोरी को पहले उजागर किया प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने और इन दोनों की रैली ने, और उसके बाद कल जिस तरह राहुल गांधी और अखिलेश यादव की वाराणसी में रैली हुई, उसमें उमड़ी भीड़ ने जाहिर कर दिया कि इस बार मोदी के लिए भी वाराणसी जीतना आसान नहीं है। अखिलेश यादव ने इस बारे में कहा है कि एक सीट पर ही, आप याद कीजिए कि उन्होंने कहा, अखिलेश यादव साफ पहले कहा था कि 80 में से 79 सीटें, 79 सीट जो हैं उस पर हम जीत रहे हैं, इंडिया गठबंधन जीत रहा है, लेकिन एक सीट जो है क्योटो, जिसे वाराणसी कहते हैं, और उस सीट पर लड़ाई जो है वो मुकाबला तगड़ा है, कह रहे थे अखिलेश यादव। लेकिन कल अखिलेश यादव ने साफ कहा कि एक सीट पर ही उत्तर प्रदेश में चुनौती लग रही थी, वो सीट भी अब इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। आइए जरा सुन लेते हैं अखिलेश यादव क्या कुछ कल कह रहे थे और अचानक हम बनारस की चर्चा यहां क्यों कर रहे हैं, और यहां से ये देखने की कोशिश करेंगे कि पूरे देश के रुझान क्या आ रहे हैं, तस्वीर क्या बन रही है लोकसभा चुनाव की, और इसमें हाफते हुए नजर क्यों आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, और कुछ से कुछ उलूल जुलूल जो कहते हैं ना, उल जुलूल या उलूल जुलूल, जो जिस ढंग से समझ लीजिए, वैसे बयान क्यों दे रहे हैं नरेंद्र मोदी, जरा सुनते हैं। लेकिन पहले सुन लेते हैं अखिलेश यादव को। जो बाद में कहता था कि एक सीट पर लड़ाई में हैं हम लोग, बाकी सब सीटें जीत रहे हैं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि इस बार का चुनाव ऐसा चुनाव उत्तर प्रदेश का देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के लोग जहां क्यूटो को अपनी सीट मान रहे थे, ये भी सीट वो हारने जा रहे हैं। तो ये अखिलेश यादव थे जो कह रहे हैं कि क्योटो को अपनी सीट मानते थे, लेकिन ये सीट भी वो हारने जा रहे हैं। अखिलेश की इस बात में दम लग रहा है दोस्तों, और ये दम इस बार जनता ही दिखा रही है। इंडिया गठबंधन इस बार न केवल वाराणसी बल्कि और न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में ऐसी ही मजबूती से उतरा है, और यही वजह है कि 4 जून के पहले जो रुझान सामने आ रहे हैं वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। वहीं बीजेपी खेमे में अब मंथन यह हो रहा है कि अगर इस चुनाव में हार गए तो क्या करेंगे और प्रतिपक्ष का भार कौन नेता संभालेगा। नीतीश कुमार तो मोदी के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर ही चुके हैं, यानी मोदी के गुजरात लौटने की बातें अब होने लगी हैं। अब मोदी गुजरात जाते हैं या दिल्ली में ही डटे रहते हैं, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी विवेकानंद मेमोरियल, जी हां, विवेकानंद स्मारक जाकर ध्यान करने की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी जाएंगे। इसी मसले पर आप जानते हैं कि इससे पहले भी 2014 में और 2019 में नरेंद्र मोदी ये काम कर चुके हैं। चुनाव प्रचार जब बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो कहीं ध्यान लगाने चले जाते हैं ताकि मीडिया का पूरा फोकस उनके ऊपर हो, और उसके बाद पूरा दिन जो है वो नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही, यानी किसी इनडायरेक्ट रूप से उनका प्रचार हो, उनकी पार्टी का प्रचार हो। और इसी मसले पर आज कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो चुनाव आयोग के पास पहुंचा शिकायत करने के लिए। कांग्रेस ने आपत्ति जताई है और कहा है कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी मोदी अपने प्रचार के लिए अगर कन्याकुमारी जा रहे हैं तो यह गलत है, इस पर रोक लगनी चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी जब चुनाव आयोग से मिलकर निकले, ये प्रतिनिधि मंडल आप देख लीजिए, 3 नेता यहां नासिर हुसैन दिखाई दे रहे हैं और रणदीप सिंह सुरजेवाला दिखाई दे रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, ये सब जब निकले यहां दिल्ली मुख्य चुनाव आयुक्त के दफ्तर से, तो क्या कुछ कहा है जरा सुन लीजिए। है जो हमने कहा चुनाव आयोग को कि किसी परोक्ष रूप से साइलेंस पीरियड में जो चुप्पी रहने का समय होता है 48 घंटे चुनाव के पहले, उसमें कोई भी नहीं, चाहे कितना बड़ा लीडर हो, वो किसी रूप से, सीधे रूप से या परोक्ष रूप से कैंपेनिंग नहीं कर सकता। हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई व्यक्ति, कोई लीडर कुछ भी करे, मौन व्रत रखे या कैंपेन करे, लेकिन वो साइलेंस पीरियड में
इनडायरेक्ट कैंपेनिंग नहीं होनी चाहिए। हमने ये कंप्लेंट रखी है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है कि वो एक मौन व्रत में बैठेंगे 30 तारीख की शाम से। आप जानते हैं कि जो चुप्पी का समय है वो 30 तारीख की सुबह 7 बजे से लेकर 1 तारीख तक चलता है। ठीक उसके बीच में माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। ये वो तौर तरीके हैं जिनसे आप या तो कैंपेनिंग कर रहे हैं या अपने आप को प्रसारित कर रहे हैं सभी चैनल्स द्वारा, प्रिंट मीडिया द्वारा। हमने 2 बड़े सरल बिंदु रखे हैं चुनाव आयोग के सामने। या तो प्रधानमंत्री इसको मात्र 24-48 घंटे बाद शुरू करें, 1 तारीख की शाम को वो हर प्रकार का आध्यात्म मौन व्रत कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। और या अगर वो इंसिस्ट करते हैं कि कल शाम को 30 तारीख की शाम को शुरू करेंगे जैसा कि घोषणा में आया है, तो ये आवश्यक होना चाहिए प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा कि इसका प्रसारण न प्रिंट न देखने वाली मीडिया, विजुअल मीडिया के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। वो खुद कैंडिडेट हैं इस आखिरी चरण में। 55 करीब 55 के आसपास कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और इस प्रकार का प्रसारण बिल्कुल नहीं अनुमति मिलनी। तो यहां कांग्रेस पार्टी अपना रुख सीधा बताते हुए चुनाव आयोग को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर जहां भी जाना चाहते हैं जाएं, मौन व्रत रखना चाहते हैं मौन व्रत रखें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसका सीधा प्रसारण नहीं होना चाहिए, चाहे वो प्रिंट मीडिया के जरिए हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हो। दूसरी तरफ दोस्तों, आप जानते हैं कि मोदी साहब इंटरव्यू देने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। 75 से ज्यादा इंटरव्यू दे चुके हैं, अपनी उम्र से ज्यादा इंटरव्यू दे चुके, लेकिन अभी तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। एक ही संस्थान को आपने देखा कि 4-4, 5-5 बार इंटरव्यू दे चुके हैं और इस दौरान अजीबो गरीब बातें करते हुए भी नजर आते हैं नरेंद्र मोदी जी। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ताजा बयान सामने आया है कि गांधी फिल्म, जी हां सही सुन रहे हैं आप, गांधी फिल्म बनने के बाद दुनिया ने महात्मा गांधी को जाना, वरना उससे पहले कोई गांधी को नहीं जानता था। यह नरेंद्र मोदी जी का बयान है, हमारा नहीं है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के ऊपर बनी हुई फिल्म गांधी बनने के बाद ही दुनिया ने गांधी जी को जाना था, इससे पहले कोई नहीं जानता था। खैर, कम अक्ली या घबराहट जो भी हो, नरेंद्र मोदी रोजाना ऐसी मिसाल पेश कर रहे हैं कि उनके बयानों से विवाद खड़ा हो ही जाता है और बीजेपी पहले से ज्यादा मुश्किल में पड़ जाती है। गांधी वाले उनके बयान पर अब कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और लोगों ने मार्टिन लूथर किंग से लेकर चार्ली चैपलिन तक के उदाहरण दे दिए जो गांधी जी से प्रभावित थे और उनसे मुलाकात कर गर्व महसूस करते थे। मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने लिखा है ट्विटर पे, क्या कुछ लिखा है जरा आपके सामने रख रहा हूं कि सिर्फ एंटायर पॉलिटिकल साइंस के छात्र को ही महात्मा गांधी के बारे में जानने के लिए फिल्म देखने की जरूरत रही होगी। ये कह रहे हैं राहुल गांधी कि सिर्फ एंटायर पॉलिटिकल साइंस के छात्र को ही महात्मा गांधी के बारे में जानने के लिए फिल्म देखने की जरूरत रही होगी, वरना गांधी कौन है इसके लिए फिल्म देखने की जरूरत एक आम इंसान को बिल्कुल नहीं रही होगी। इसी मसले पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी एक वीडियो जारी करके अपनी बात रखी है। जरा पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। क्यों आज पूरे विपक्ष के जो सबसे उम्दा स्टार कैंपेनर हैं श्री नरेंद्र मोदी, आज उन्होंने फिर एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि अगर गांधी पर फिल्म नहीं बनती तो विश्व उन्हें नहीं जानता। अब ये सूरज को अपने मोबाइल की टॉर्च दिखाने से ज्यादा तो और मैं कुछ नहीं मानता। बहरहाल ये वो गांधी हैं जिनकी एक पंक्ति, जो उनके मुंह से एक पंक्ति निकलती थी, वो पूरे विश्व की अखबारों की सुर्खियां बनती थी। जब वो लंदन जाते थे तो वहां की गलियां और सड़क जाम हो जाती थी। ये वो महात्मा गांधी हैं जिनको नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग अपना प्रेरणा मानते थे और चार्ली चैपलिन और आइंस्टाइन उनको अपना आदर्श मानते थे। तो आप उस महात्मा गांधी के लिए कहते हो कि वो एक फिल्म का मोहताज था अपनी पहचान बनाने के लिए? तो अच्छी बात है कि आप प्रधानमंत्री लेट बने, जल्दी नहीं बन गए।
नहीं तो हो सकता है आप बेन किंग्सले के स्टैच्यू पूरी दुनिया में लगाते फिरते। 100 देश के आसपास महात्मा गांधी का स्टैच्यू लगाए हुए हैं और महात्मा गांधी का स्टैच्यू है, बेन किंग्सले का नहीं है। कहीं आप किसी गलतफहमी में रहे हैं मोदी जी। मोदी जी, यहां से आपको एक सीख भी मिलनी चाहिए कि अगर अच्छे कर्म होना तो एक लंगोट और एक लाठी लेकर भी विश्व में पहचान बनाई जा सकती है। महंगे महंगे अपना नाम बनाए हुए सूट पहनकर शोबाजी करना, हवाबाजी करना, इससे नाम नहीं बनता। और अपने भीतर गांधी को जिंदा रखने के लिए, जानने के लिए यह समझना जरूरी है कि हम सबके मन में गांधी और गोडसे का एक संघर्ष चल रहा होता है। अक्सर गांधी जीतते हैं, कभी कभी गोडसे जीतते हुए दिखते हैं, लेकिन अंततः जीत गांधी की होती है। जिस दिन आपके भीतर गोडसे हार जाएगा ना, उस दिन गांधी को आप भी समझ पाएंगे। बहरहाल, अब आप रिटायर होने वाले हैं, आपके पास फिल्में देखने का बहुत समय होगा, जरूर देखिएगा। इतना जरूर बता दूं कि आपका अपना राजनीतिक कार्यकाल, वो गुजरात के मुख्यमंत्री के दौरान का कार्यकाल हो या प्रधानमंत्री का कार्यकाल हो, यह कार्यकाल विश्व याद नहीं रख पाएगा। यह पूरा कार्यकाल आपके कर्मों की वजह से, आपके विचारों की वजह से विश्व के इतिहास के कचरा पात्र में जाएगा। योर लेगेसी विल बी रेलिगेटेड इनटू द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री। द लेगेसी ऑफ योर करियर, दैट्स द वर्थ ऑफ द लेगेसी। बहरहाल, अब आपके पास बहुत समय है, पिक्चरें देखिए, एंजॉय कीजिए। जय हिंद। तो ये सुन रहे थे आप पवन खेड़ा जो अपनी बात रख रहे थे, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात, जिसमें नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान बहुत ही एक ऐसा बयान, अजीबोगरीब बयान कह सकते हैं, कम अकली वाला बयान कह सकते हैं, जिसमें वो अक्ल दिखाने की कोशिश करते हुए और कह रहे हैं कि महात्मा गांधी को दुनिया ने गांधी फिल्म के बाद ही जाना। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस के जो छात्र होते हैं उन्हीं को गांधी के बारे में जानने के लिए फिल्म देखने की जरूरत पड़ती है। यानी कम शब्दों में राहुल गांधी ने बता दिया कि मोदी के महामानव होने और खुद को सर्वज्ञानी समझने की हकीकत क्या है। मोदी के ऐसे बयानों से ही पता चलता है दोस्तों कि बीजेपी की हालत अब खराब हो चुकी है। शेयर मार्केट और सट्टा बाजारों से भी जो खबरें आ रही हैं, उनसे भी एनडीए की सरकार न बनने के आसार बन रहे हैं। यानी मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, यह बात अब व्यापारी भी करने लगे हैं। तो चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे और भी दूसरा वर्ग हो। दूसरी तरफ दिल्ली में गहमा गहमी का माहौल है, और इन सब के बीच दिल्ली में 2 दिनों से एक जबरदस्त मीटिंग का दौर चलता रहा, और उस दौर में इस बात की समीक्षा की गई कि 4 तारीख के बाद क्या किया जाएगा, और 4 तारीख की सुबह जब 8 बजे ईवीएम का पिटारा खुलेगा, यानी मशीनें खुलेंगी काउंटिंग की, तो उस पर कैसे निगाहें रखी जाएंगी। इस पर हम लोगों ने लगातार चर्चा की है, आज भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए आज न्यूज पॉइंट में सबसे पहले चर्चा क्या करेंगे, चर्चा यह करेंगे कि क्या वाराणसी में पलट रही है बाजी, क्या नरेंद्र मोदी की सीट भी फंस गई है, और क्या रुझान बन गए हैं इंडिया गठबंधन के पक्ष में, और लोकसभा चुनाव 2024 क्या अब पैक हो चुका है। 57 सीटों का जो आखिरी मतदान होना है, 57 सीटों का आखिरी चरण है, जो फेज है, उस फेज से पहले ही सब कुछ क्लियर हो चुका है। उत्तर प्रदेश और देश के दलित वर्ग कहां जा रहे हैं, यह सब कुछ अल्पसंख्यकों ने एक मुश्त वोट डाल दिया क्या इंडिया गठबंधन के पक्ष में। बहुत कुछ यहां जानेंगे, समझेंगे, और इन सब के जरिए रुझान जानने की कोशिश करेंगे कि यह चुनाव किस दिशा में जा चुका है। और इससे पहले यह भी जानेंगे, जो अभी आप सुन रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी को, कि आखिर वो क्यों पहुंचे वहां चुनाव आयोग, और नरेंद्र मोदी को ध्यान लगाने की जरूरत आन क्यों पड़ी है। क्या उनको भी पता है कि वाराणसी की सीट फंस गई है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वक्त हमारे साथ 7 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं, पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलिंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, आपसे समझूं उत्तर प्रदेश, वाराणसी और उसके अलावा, क्योंकि बहुत नजदीक से आप भी नजरें गड़ाए हुए हैं, और साथ साथ सुनील शुक्ला जी तो बहुत ही नजदीक से इन चीजों को देख रहे हैं। जरा आपसे समझूं पहले, वाराणसी से लेकर पूरे देश का सूरत हाल, उसमें भी नरेंद्र मोदी, उनको ध्यान में जाने की जरूरत पड़ रही है। और
आपने देखा 2019 18 मई 2019 को नरेंद्र मोदी गए थे केदारनाथ, वहां रुद्र गुफा में उन्होंने 17 घंटे चश्मा लगाकर ध्यान लगाया था। याद होगा वो तस्वीर, थोड़ी देर में नहीं होगा तो दिखा देंगे। चश्मा लगाकर ध्यान लगाने, आज मैं किसी से पूछ रहा था कि आखिर चश्मा लगाकर क्यों, तो उन्होंने कहा कि सपना देखने के लिए चश्मे की जरूरत पड़ती है। खैर, तो प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। चश्मा लगा करके भी और कैमरों के साथ, ताकि पूरा देश देख सके कि मोदी जी इस समय ध्यान मुद्रा में है जी। तो खैर अद्भुत है, मोदी जी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। गांधी जी उनके सामने कुछ भी नहीं है। आज पूरे दुनिया का चक्कर लगा के मोदी जी आ चुके हैं। उन्होंने जीते जी अपने ऊपर फिल्म बनवा ली है। वो जानते हैं कि फिल्म के जरिए ही पर्सनालिटीज को समझा जा सकता है, लेकिन अब मोदी जी के बारे में क्या कहा जाए। अब तो हंसूं या रोऊं, उनकी जो टिप्पणी है कि गांधी जी को लोग नहीं जानते थे, फिल्म के बाद जिज्ञासा पैदा हुई कि ये कौन है। और अब हम सब जानते हैं, दुनिया जानती है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने उस समय क्या कहा था कि आने वाली पीढ़ियां ये सोचेंगी कि हाड़ मास का कोई ऐसा व्यक्ति भी कभी पैदा हुआ था। ये अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था जी। जिनसे प्रेरणा लेकर के नेल्सन मंडेला और अमेरिका के बहुत बड़े समाज सुधारक, वो जिन्होंने गांधी जी से प्रेरणा लेकर के दुनिया में मानवाधिकार के लिए काम किया। गांधी जी जब अफ्रीका से भारत लौटे उसके पहले उनको दुनिया जान चुकी थी। तो क्या उनका परिचय, मुझे लगता है कि आज 100 से ज्यादा देश हैं जहां गांधी की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, और गांधी के रास्ते पर चलने के लिए आज पूरी दुनिया कोशिश कर रही है। चाहे वो पर्यावरण का मुद्दा हो, चाहे हिंसा का मुद्दा हो, चाहे विश्व युद्ध की तरफ जाता हुआ दुनिया दिखती हो, या गरीबी लाचारी हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के गांधी का अपना जो चिंतन था उससे आज भी दुनिया प्रेरणा ले रही है। और गांधी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक विचार, बहुत बड़ा विचार, जिससे 20वीं शताब्दी ही नहीं 21वीं शताब्दी बहुत कुछ सीखने का प्रयास कर रही है। लेकिन ये मोदी जी हैं, उनके बारे में खैर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मोदी जी के बारे में एक जरूर मैं बात कह दूं कि आज उन्होंने फिर से एक बार साबित किया कि भले ही वो 2 बार भारत के प्रधानमंत्री हो चुके हों, लेकिन मूल रूप से वो आरएसएस के कार्यकर्ता ही है जी। वहां जिस तरह की ज्ञान वृद्धि होती है, या जिसको हम लोग आज की भाषा में कहें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो ज्ञान आता है, वो मोदी जी भी ले रहे हैं। और उनके लंबी लंबी कथाएं हैं। आजकल राहुल गांधी उनका बड़ा उदाहरण दे रहे हैं, नाले की गैस से लेकर के और तमाम चीजों की। तो नरेंद्र मोदी इस समय बेहद हताशा में है और उनको कुछ सूझ नहीं रहा है कि वो करें तो करें क्या जी। उसकी वजह सिर्फ चुनाव हारना नहीं है, बल्कि खुद उनकी सीट का फंसना है। राजीव जी, अगर आपको याद हो कि मैंने कहा था आपके साथ ही कि बनारस से अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ जाती हैं या खड़गे जी चुनाव लड़ जाते हैं तो नरेंद्र मोदी का जीतना बेहद कठिन हो जाएगा। और जिस तरह से चुनाव को जनता ने अपने हाथ में लिया है, उसने तो अभी फंसा दिया है नरेंद्र मोदी को। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं जी। और उनके सामने नरेंद्र मोदी की स्थितियां बेहद खराब हो चुकी हैं। और उसकी 2 बड़ी वजह है। एक तो राहुल गांधी का अत्यंत लोकप्रिय होना, और यह बात मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आज कोई अगर ढंग का पैमाना हो कि लोकप्रियता को नापा जाए तो राहुल गांधी से कई कदम पीछे नरेंद्र मोदी जा चुके हैं। सबसे ज्यादा लोकप्रिय आज की तारीख में राहुल गांधी, और उन समाजों में मुझे लगता है कि दलितों में तो बेहद लोकप्रिय, ओबीसी तबके में, आदिवासियों में तो लोग जिस तरह से वहां प्रथा है भगवान मानने की, उस तरह से तो मुझे तो कई बार लगता है कि एक बाबा साहब अंबेडकर थे, और अमित शाह ने तो ऐसे ही अपमानित करने के लिए बाबा राहुल कहते थे। आजकल दलित उनको बाबा राहुल के रूप में देख रहे हैं, माने एक बाबा साहब, ये आज के बाबा साहब
इस ढंग से लोकप्रियता राहुल गांधी की और बड़ा विश्वास। राजनेता वही होता है जिसके प्रति जन विश्वास होता है, और ये राहुल गांधी ने कर दिखाया है पिछले 2 साल के भीतर। और दूसरा, नरेंद्र मोदी का अपना ब्लंडर, 400 सीटें जीतना, संविधान खत्म करेंगे, ये तमाम ऐसे मुद्दे हुए जिससे भारतीय जनता पार्टी चुनाव में डूब चुकी है, निपट चुका है उनका मामला। बस 4 तारीख का इंतजार है। चुनाव आयोग जितना जिता सके, जो तमाम और एजेंसियां हैं वो जितना ज्यादा बढ़कर के बीजेपी को सीटें जिता सके, लेकिन अगर यही चुनाव फेयर हो जाते तो मोदी जी 150 पार नहीं कर सकते थे। अब हो सकता है कि 200 तक पहुंच जाए, लेकिन वो जो फिगर दिखाए जा रहे हैं मोदी मीडिया पर, वो तो कतई नहीं आ रहे हैं। और यही घबराहट है, तो अब जा रहे हैं मोदी जी वहां पे मेडिटेशन करने के लिए। अच्छा है, वो करें और देश को मुक्ति दें, तो मुझे लगता है कि देश के लोग भी कायदे से फिर मेडिटेशन कर सकेंगे, नौकरी मिलेगी। एक चीज बताइए जरा प्रोफेसर साहब, कि जो आप अभी बता रहे हैं कि दलितों में एक राहुल गांधी के को लेकर एक अलग तरह की कहें तो एक अनुभूति ऐसी है और उनके प्रति ऐसा प्रेम है कि अब लोग इधर राहुल गांधी को चाह रहे हैं। दलित भी, अल्पसंख्यक हैं वो भी दिखाई दे रहा है। और अल्पसंख्यकों को हमने चाहे वो कर्नाटक का चुनाव हो, चाहे वो तेलंगाना का चुनाव हो, उसमें हमने बहुत करीब से देखा भी था उस चुनाव में जब हम लोग गए थे कि कैसे राहुल गांधी का जलवा वहां पर बोल रहा है। अब जरा उत्तर प्रदेश में दलितों को बताइए मुझे, और अल्पसंख्यकों को, इन दोनों के बारे में बताइए कि क्या इतना है कि अब ये खेमा इंडिया गठबंधन की तरफ आ चुका है? क्योंकि चाहे अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, दोनों पैरेलली चुनाव में बहुत मजबूती के साथ डटे हुए खड़े नजर आते हैं। और सबसे बड़ी बात जो लगातार चर्चा हो रही है ये कि ये दोनों पार्टियां, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिनका गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, ये दोनों अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने में, एक्टिव करने में, और जो मतदाता हैं इनके, जो कोर वोटर हैं, उनको एक दूसरे में शिफ्ट कराने में शायद कामयाब हो गए हैं। ऐसी खबर है क्या? तो यहां 2 बातें महत्वपूर्ण जो आपसे समझना चाहता हूं, बाद में और भी हमारे साथी इस पे अपनी बात रखेंगे, कि क्या जब इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है तो इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो अपने मतदाताओं को अपने ही घटक दल के जो दूसरे साथी हैं उनमें शिफ्ट कराने में सक्षम हो पाए हैं? पहला सवाल। दूसरी बात कि जो इनके कोर वोटर नहीं रहे, जैसे मायावती जी के कोर वोटर जो दलित हैं, क्या वो वहां से छिटक गए हैं? अगर छिटके हैं तो क्यों छिटके हैं? अल्पसंख्यक जो बटे रहते थे वो क्या एकजुट हो गए हैं? ये 3 इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, पहली बात जो आपने कही कि वो शिफ्ट कराने में कितना कामयाब हुआ, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की जो विश्वसनीयता है और जो लोकप्रियता है, वो सबसे बड़ा कारण है उस वोटर को इंडिया अलायंस के साथ जोड़ने में, नॉन यादव ओबीसी को, और उसमें भी मैं कहूंगा अति पिछड़ा को। मैंने सैकड़ों लोगों से बात की है जो खास करके अति पिछड़ा समाज के हैं। वो पाल भी हैं, विश्वकर्मा है, नाई है, तेली है, कश्यप है, उसमें राजभर है, बिंद है, चौहान है। ये तमाम जातियों के लोग जो अखिलेश यादव के साथ जाने में कंफर्ट नहीं थे, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी के कारण, कांग्रेस पार्टी के कारण इंडिया अलायंस के साथ है, माने समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं। नंबर 1, दलितों में मैंने कहा कि वो आज के बाबा हैं, और ये बात हो सकता है बहुत सारे लोगों को अतिशयोक्ति भी लगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दलितों में एक बाबा साहब अंबेडकर हैं जिन्होंने संविधान दिया, संविधान की रचना की। आज राहुल गांधी उस संविधान को बचाने के लिए खड़े, एक बनाने वाला बाबा और दूसरा बचाने वाला बाबा। इसलिए मैं राहुल गांधी को कह रहा हूं कि इस तरह की छवि कि राहुल गांधी है कि संविधान को बचाने के लिए खड़े हैं, और यहीं पर वो मायावती की कमी को भी पूरी कर रहे हैं। मुझे खुद भी यह भरोसा नहीं था कि जो जाटव वोटर है खास करके, और उत्तर प्रदेश में बड़ी आबादी है, 11% के आसपास है, वो बीएसपी के साथ ही रहेगा, ये मुझे लगता था। और कई बार यह भी लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि अखिलेश और राहुल गांधी के एक साथ आने से वो नाराजगी में कहीं बीजेपी के साथ चला जाए। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से लोकतंत्र और संविधान बचाने की प्रतिज्ञा की और यह कहा कि मैं जान की बाजी लगा दूंगा,
वो जो जाटो वोटर है वो 50% मूव कर चुका है इंडिया अलायंस की तरफ, सीधे तौर पर 50%। और इसमें कोई शक शुबा नहीं है। तो ये दो बड़ी चीजें। और तीसरा जो आपका सवाल था कि इसको शिफ्ट करने में अल्पसंख्यक के लिए तो भारत जोड़ो यात्रा के समय ही राहुल गांधी हीरो बन चुके थे, क्योंकि मैं बार बार कहता रहा हूं कि जो दर्द अल्पसंख्यकों का था, जो अल्पसंख्यकों को बार बार टॉर्चर किया जा रहा था, उसी तरह से राहुल गांधी की कभी संसद की सदस्यता छीनी गई, कभी घर से बेघर किया गया, राहुल गांधी सड़क पर आए, वो दर्द लोगों ने महसूस किया, भारत जोड़ने के लिए वो खड़े थे। तो अल्पसंख्यकों के साथ वो दर्द का रिश्ता बनता है, वो पीड़ा का रिश्ता बनता है। तो वो तो पहले ही अल्पसंख्यकों में नायक बन चुके थे, लेकिन दलितों और पिछड़ों के नायक आदिवासियों के, नरेंद्र मोदी जैसे आरएसएस के खांटी प्रचारक को राहुल गांधी ने आदिवासी शब्द बोलने के लिए मजबूर कर दिया और आदिवासियों के आंखें खोल दी कि कौन फायदा करा रहा है अंबानी और अडानी का, जो आपकी जल जंगल जमीन पर निगाहें लगाए हुए हैं, और इनसे रक्षा करने के लिए हम खड़े हैं और आदिवासी इस देश के पहले मालिक हैं। यह बात कहना और बार बार कहना, राहुल गांधी ने आदिवासियों को सीधे तौर पर अपने से जोड़ दिया, इंडिया अलायंस के साथ जोड़ दिया, और इसका सीधा फायदा इंडिया अलायंस को मिल रहा है। और नरेंद्र मोदी बेहद कमजोर विकेट पर इस समय खड़े हुए हैं। इसलिए मैंने कहा कि इस पूरे चुनाव का अगर कोई नायक है, अगर लोकप्रियता इस समय सर्वाधिक राहुल गांधी की है, किसी भी पैमाने पर आप नाप लीजिए, वो बात अलग है, वो एजेंसियां जो गोदी मीडिया की है वो क्या बताएंगी, लेकिन इंटरनली जब आप बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पूरे चुनाव का जो हासिल है, जिसने चुनाव को वो धार दी है जहां नरेंद्र मोदी टिक नहीं पा रहे हैं, वो नाम राहुल गांधी का है। और ऊपर से संविधान का जो ब्लेंडर किया बीजेपी ने, वो तो है ही, महंगाई, बेरोजगारी, दो सबसे बड़े मुद्दे, और उनको एक भरोसे में लेकर के अपने न्याय की योजनाएं ला करके राहुल गांधी ने ये बात लोगों तक पहुंचा दी कि हम हैं, आपके साथ खड़े हैं और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम आपके साथ आने जा रहे हैं। और यहीं से चुनाव बदला है। जी जी, चुनाव कहां से बदला? यहां पर दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और उसके बाद ओबीसी, ये जो चार हैं, ये चारों मिलकर राहुल गांधी को क्या इतना मजबूत कर दिए कि राहुल गांधी ने तमाम अपने जो घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के, उनको एक होता है ना कि धक्का, ऐसा धक्का लगाओ कि हम इस किले को भेद डालें, क्या वो करने में राहुल गांधी सक्षम यहां पर सफल होते हुए नजर आते हैं? आना चाहता हूं पंकज जी आपके पास, जरा इसी बात को आपके जरिए भी समझना चाहता हूं। और इस चुनाव को चूंकि आखिरी पड़ाव में है, 7वां चरण सामने है, रुझान क्या कुछ दिखाई दे रहे हैं और उसके क्या मायने हैं, और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते हारे, जीत तो जाएंगे ये कहते हैं लोग, लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का जो अंतर है वो अगर कम हो जाता है वाराणसी में, तो वो हार के बराबर ही होगा, ये भी लोग देखेंगे ही। लेकिन इसलिए समझना चाहता हूं आपको कि क्या ये चुनाव आते आते, पहले चरण, दूसरे, तीसरे, चौथे आते आते उस दिशा में जा चुका है जहां से नरेंद्र मोदी को अब गांधी कौन थे ये जानने के लिए फिल्म देखने की बात करनी पड़ रही है कि दुनिया ने गांधी को तब जाना जब फिल्म आई? पंकज जी, गांधी वाली बात से ही मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। इसको आप अदरवाइज मत लीजिए। गांधी, आज मोदी जी ने बोला, आप लोग जानते हैं कि दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन का असर हो रहा है। आज दिल्ली में 52 डिग्री टेम्परेचर था, हो जाता है कई बार, कई लोगों के बुद्धि शून्य होने की संभावना इस तापमान में होती है। तो एक ये संभावना हो सकती है उनके साथ। फिल्म तो भाई सावरकर पे भी बन गई, तो सावरकर को दुनिया जान गई क्या? फिल्म तो मोदी जी पे भी बन गई, तो विवेक अग्निहोत्री को स्टार नहीं बना पाए। तो वो निश्चित ही इस समय दया के पात्र हैं। 400 के गुब्बारे को जब उन्होंने फुलाया था तो उन्हें लगा था कि एक बार फिर भ्रम, भय की हवा में ये देश की जनता बह जाएगी। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव आपको बता रहा हूं, पहले और दूसरे चरण के चुनाव के, जो ऑलमोस्ट वेस्टर्न यूपी के इलाके में हुआ था, जो मायावती जी की
स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला इलाका कहलाता है, और उसमें वो लोग जो लोग कभी 50-50 रुपए की रसीद काट के DS4 से शुरू करके और बहुजन समाज पार्टी की रैलियों में खुद वॉलंटियर बन के खड़े होते थे। मैं बादलपुर के आसपास के लोगों की बात कर रहा हूं। बहुत स्पष्ट रूप से उनका मानना है कि बहन जी इस चुनाव के बाहर है, बहन जी केंद्र में सरकार बना नहीं सकती हैं, उन्होंने इतनी सीट पे चुनाव नहीं लड़ा है। और राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं संविधान बचाव की और रोजगार की, वो उनको क्लिक कर रही है। देखिए, दलितों में, गरीबों में, ओबीसी में एक जो आप, वो भले उनका खेती अच्छी हो, भले उनका व्यापार अच्छा हो, भले उनकी एक दुकान अच्छी चल रही हो, लेकिन आज भी गांव के समाज में आपके घर में यदि किसी की सरकारी नौकरी है, भले वो क्लर्क की हो, तो आपका सोशल स्टेटस बढ़ा माना जाता है। और राहुल गांधी ने जो नौकरी की बात की, नौकरियों के बाद में लोगों को याद आया कि पिछले सालों में उत्तर प्रदेश में कितने लाख लोगों ने नौकरियों की अर्जी दी, हजारों रुपए खर्च करके नौकरी की इम्तिहान देने गए और पर्चा लीक हो गया जी। एक ये इतना बड़ा मसला, अग्निवीर वाला मसला, तो रवि साहब जो कह रहे हैं बहुत काफी कुछ है कि संविधान, आरक्षण और नौकरी, ये एक ऐसे मसले हुए जिसने फर्स्ट जनरेशन लिटरेट और सेकंड जनरेशन लिटरेट जो चाहते हैं कि अब उनका सोसाइटी में एक अपलिफ्टमेंट हो सरकारी नौकरियों के जरिए, जी, उन लोगों को लगा कि कोई मुद्दे की बात कर रहा है। मैं आपको दिल्ली और दिल्ली NCR का अभी 25 तारीख के चुनाव का गणित बता रहा हूं। आप जानते हैं कि मैं पूरे दिन भर फील्ड में ही था। जी बिल्कुल। जाफराबाद, मुस्तफाबाद, करावल नगर, चंदू पार्क, शिव पार्क, इन पूरे इलाकों में भले ही कांग्रेस का आपको झंडा नहीं दिख रहा हो, कार्यकर्ता ना दिख रहा हो, लेकिन वोट देने वालों की लाइनें 1-1 किलोमीटर लंबी है। मैंने आपको 1-2 वीडियो भेजे थे कि उस दिन 48 टेम्परेचर था और सड़क पे, मेन रोड पे जिसके ऊपर बसेस चल रही हैं, उस पे लोग खड़े हुए थे और लोग कह रहे थे 1 से 1.5 घंटा उनको वोट देने में लग रहा है, क्योंकि अंदर स्लो कर रहे हैं, लेकिन वो हट नहीं रहे थे। और यही कंपेयर मैं आपको करूं कि दूसरी सीट्स पे, ईस्ट दिल्ली की सीट पे जी, ईस्ट दिल्ली की सीट पे जहां पे मुस्लिम डोमिनेटिंग इलाके थे, वहां पर मतदान नहीं हुआ, कम हुआ, क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट था। फरीदाबाद आप देखिए, पुराना, हथीन, गुड़गांवा, बादशाहपुर से लेकर विलेजेस लेवल पर जहां पर माइनॉरिटी पॉपुलेशन, ओबीसी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहां का वोट परसेंट 70+ गया और दूसरी सीट्स पर मतदान कम हुआ। यदि हम इस पूरे कंपैरिजन को देखते हैं तो बहुत स्पष्ट लगता है कि एक जो पारंपरिक वोट कांग्रेस का कहलाता था, उसका एक रुझान फिर से पार्टी की ओर आया है और मुद्दों के कारण आया है, मुद्दों पे टिके रहने के कारण आया है। क्योंकि जाहिर है कि अब इस सभी सर्वे बता चुके कि राम मंदिर का मुद्दा कोई बहुत बड़ा मसला रहा नहीं। 370 कुछ लोग कहते हैं, लेकिन 370 यदि ताकतवर होता तो मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, कोई वहां प्रचार करने जाता, वो चुनाव ही नहीं लड़े। कश्मीर में जहां से आपने 370 हटा के तीर मारा था, वहां आपने चुनाव ही नहीं लड़ा, वहां आप एक सभा करने नहीं गए। तो 370 का मुद्दा कुछ था ही नहीं। राम मंदिर का जो मुद्दा है वो 2% रह गया है। बनारस और अयोध्या दोनों में 2 तरीके लाभार्थी हैं, 2 तरीके के विरोधाभास राजनीतिक हैं। एक वो वर्ग है जिसके पास में छोटे छोटे दुकानदारों, छोटे छोटे मंदिरों की कमाई खत्म होके बड़ा बिजनेस किया, वो आपको बहुत बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर मोदी जी के लगाते हुए दिखेंगे। लेकिन जो लोग छोटी छोटी गुमतियां करते थे, घर का पारंपरिक मंदिर था, लोग निकलते थे, 1-1 रुपए सिक्के चढ़ाते चले जाते थे। आप लोगों ने तस्वीर, अब लोग भूल जाते हैं, जब नवीनीकरण हो रहा था काशी का, तो उसमें से सैकड़ों मूर्तियां और शिवलिंग को कबाड़े में डाल दिया गया था। उन सब मंदिरों के जो मालिक हैं, जो छोटी दुकानों के मालिक हैं, वो सब आज बीजेपी को वोट नहीं देने जा रहे। और बनारस में चुनाव शायद कांग्रेस को की ये राजनीति रही हो कि शुरुआत में कह दिया भैया क्योटो जीत रहे हैं, जिससे थोड़े से ये
हल्के हो जाएं। लेकिन जिस तरीके से जो सुपरस्टार कैंपेनर्स हैं दोनों, प्रियंका और डिंपल और राहुल और अखिलेश जी, इन सबका जाके प्रचार करना, और ग्राउंड लेवल पर जो मध्यम स्तर के बहुत सारे नेता हैं वो सब भी वहां पर लगे हुए हैं। तो एक कांग्रेस एक नरेशन सेट करने में और एक मैसेज देने में रही है कि हम इसको बहुत लाइटली नहीं ले रहे हैं, हम यहां भी ताकत से लड़ रहे हैं और एक चुनौती बन के उभर रहे हैं। देखिए, ये बात तय है कि अब यदि हम सभी अंदर खाने की खबरों की बात करें तो जब प्लान बी पे चर्चा एनडीए या बीजेपी को करनी पड़ रही है तो जाहिर है कि वो भी जानते हैं कि उनके पास में निर्धारित अंक ना पहुंचने की एक बहुत बड़ी संभावना है। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने 1 तारीख की मीटिंग को एग्रेसिव रूप से दिया, तो उससे लगता है कि उनके पास में कोई ना कोई सूत्र हैं जो कह रहे हैं कि वो 272 को पार कर रहे हैं। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक चीज जरूर कहना चाहूंगा जी। कि मोदी जी जब गांधी जी वाली बात कह रहे थे, उनपे तो हमको दया आती है उनकी मानसिक दरिद्रता पर, लेकिन मुझे उनसे ज्यादा क्षोभ, दरिद्रता, गुस्सा उन 2 मूर्ख, आई एम वेरी सॉरी टू से ये वर्ड, उन 2 पत्रकारों से आ रही जो भगवान श्री की गर्दन हिला रहे थे। उनके पास में प्रति उत्तर नहीं था, उनको कहने को नहीं था कि आप क्या कह रहे हो। तो उनके लिए राहुल गांधी ने तो शब्द गढ़ ही दिया है ना। CH जी जी। तो राहुल गांधी बोलते ही हैं। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे थे? डॉक्टर राकेश पाठक जी। 2 नहीं थे पंकज सर, 3 थे, 3 लोग। वो तीसरा कैमरे में दिख नहीं रहा, उस वक्त 3 थे उस सेंटर में। हाँ, ओके जी जी, 3 लोग थे। लेकिन हम लोग बहुत गंभीर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, और 2 बातें यहाँ पर पैरेलली, 2-3 बातें पैरेलली उसकी चर्चा कर रहे हैं। एक ये कि जो रुझान की तरफ हम लोग, जिसकी चर्चा खूब हो रही है कि ये तो तय मानिए कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी के हाथ से निकल चुका है, ये दिखाई देता है। और ये आप लोग भी जो जहां हैं, आप भले नरेंद्र मोदी को पसंद करते हो, उनकी पार्टी को पसंद करते हो या ना करते हो, आप अगर 10 लोगों से बात कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस बार का चुनाव किस दिशा में गया है। इसलिए यहां पर कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है, कुछ भी ज्यादा बोल बढ़ा चढ़ा के हम नहीं बोल रहे हैं। एक बात तो एक तो ये कि इसके कारण क्या हैं, आखिर ये चुनाव नरेंद्र मोदी के हाथ से क्यों निकला। स्टार प्रचारक साहब को अपनी उम्र से ज्यादा अगर काउंटिंग करें तो 74 साल के, अगले साल 75 साल के होंगे, 74 साल की उम्र, उससे ज्यादा इंटरव्यू और एक संस्थानों को 3-3, 4-4, 5-5 बार बुला के इंटरव्यू देने की जरूरत क्यों पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, ये एक अलग बात है। लेकिन दूसरी तरफ एक इंपॉर्टेंट बात यह भी कि ऐसी बातें कर रहे हैं इस बीच, चाहे वो चुनावी मंच से या मीडिया के सामने, जिन बातों के कारण नरेंद्र मोदी की जग हंसाई हो रही है। विश्व गुरु बनने निकले थे, लेकिन उसी विश्व में उनके बारे में लोग हंस रहे हैं। और इसलिए यह दुखद है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सिर्फ नरेंद्र मोदी होते तो इतनी चर्चा हम नहीं करते। एक संवैधानिक पद पर वो विराजमान हैं, आज की तारीख में वो कार्यकारी प्रधानमंत्री ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री हैं वो, इसलिए भी उस पद की गरिमा को वो बरकरार रखें। और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को कम से कम इतना ख्याल तो रखना होगा कि देश में गांधी नाम का भी कोई चेहरा है, जिसे पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा देशों में अगर उसके स्टैचू लगे हुए हैं तो ये क्यों लगाया गया है, ये समझना जरूरी है। खैर चलिए, उसकी बात उस बारे में बात हम करेंगे आगे, लेकिन जल्दी से पहले प्रशांत टंडन जी आपके पास आता हूं, फिर सुनील शुक्ला जी के पास में जल्दी आऊंगा। प्रशांत जी, जरा आपसे भी समझूं, जो एक वर्ग अब अगर थोड़ा सा माइक्रो लेवल पर जिसकी चर्चा प्रोफेसर रविकांत जी कर रहे थे और उनके बाद पंकज चतुर्वेदी जी कर रहे थे, उसी चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। और उसमें जरा वाराणसी को, और एक जिक्र और कर रहे थे पंकज चतुर्वेदी जी, अयोध्या का नाम लिया इन्होंने। अयोध्या की सीट बुरी तरह फंसी हुई है, और हो ना हो अयोध्या की सीट बीजेपी हार रही है, यह भी कह दूं। और अगर अयोध्या हार रहे हैं तो 370 का डंका और राम मंदिर का डंका जो है वो कहां बज रहा है, यह समझ में आ जाएगा।
प्रशांत टंडन जी जरा यहीं से शुरुआत करें। कल जरूर अयोध्या के मसले पर हम अपने साथी अयोध्या से लेकर आएंगे, उनको बैठाएंगे इसी न्यूज पॉइंट में, और क्या कुछ चल रहा है फैजाबाद अयोध्या में वो उनसे समझेंगे। लेकिन आज जरा यहीं से शुरुआत करना चाहता हूं आपके जरिए, अयोध्या से लेकर वाराणसी तक, और अयोध्या और वाराणसी के सेतु के बीच में अगर कहें तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान कैसे फंस गया है, और इसमें चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, इन लोगों ने कैसे एक मुट्ठी बांध ली है जिसमें सबसे ऊपर राहुल गांधी दिखाई देते हैं। देखिए राजीव जी, मैं अयोध्या से ही बात शुरू करता हूँ। बहुत विचित्र जगह है अयोध्या, और राम मंदिर का जब आंदोलन अपने शिखर पे था उस वक्त वहां बीजेपी हार गई थी, और कौन जीते थे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के टिकट से मित्र सेन यादव। बाबरी मस्जिद जब गिरी तो भी मित्र सेन यादव जीते थे, तब वो समाजवादी पार्टी में थे। तो अयोध्या में बहुत बड़ी विचित्र जगह है अयोध्या। और मैं अभी कुछ महीने पहले गया था राजीव जी अयोध्या में। जिस अयोध्या के नाम पर पूरे देश में नफरत फैलाई जाती है, उस अयोध्या में आपको कोई नफरत नहीं मिलेगी। आपको हिंदू मुसलमान सड़कों पर बड़े बेखौफ घूमते टहलते अपना काम करते दिख जाएंगे। मस्जिदें भी हैं वहाँ पे, अजान भी होती है, मंदिर भी हैं, पहली बात। दूसरा भी कि मेरी भी अयोध्या काफ़ी बात होती है, और मैं इसी बात को स्टडी करने में लगता हूँ कि अयोध्या कौन जा रहा है, कितनी संख्या में जा रहा है। वो संख्या घटी है, और वो संख्या वहाँ के प्राचीन जो मंदिर हैं, जैसे हनुमानगढ़ी वहाँ का अभी भी सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, वहीं पर ज़्यादा लोग जा रहे हैं। तो अयोध्या में कुछ भी हो सकता है, पहले हुआ है, इतिहास है। दूसरी बात कि जो लेकिन एक चीज यहाँ पे एक डिस्क्लेमर के साथ, कुछ भी हो सकता है जो आप कह रहे हैं, इतिहास है, पहले हुआ है। लेकिन ये जो अगर हो गया ना, ये अगर यहाँ बीजेपी हार गई, तो फिर ये आप राम मंदिर के नाम पे 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करके भी अगर आप अयोध्या नहीं बचा पाए तो आप हिंदुस्तान हार गए हैं। ये है इसमें राजीव जी, मैं एक बात कहूंगा केवल कि वहां पे देखा जाएगा कि राम जीत जाएंगे और हिंदुत्व जो है वो हार जाएगा। जैसे 400 का गुब्बारा फट रहा है, हिंदुत्व का गुब्बारा भी मुंह पे ही फटेगा अगर अयोध्या हार गए तो, दोबारा फूल नहीं पाएगा कभी वो। दूसरी बात, बनारस की जहाँ तक बात है, देखिए बनारस के बारे में हमारे मित्रों ने कह दिया। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, और बनारस के लोगों से माफ़ी के साथ कि उनको बुरा न लगे, कि रायबरेली इंदिरा गांधी को बहुत प्यार करता था, लेकिन जब राष्ट्रीय मामला आया इमरजेंसी का, तो रायबरेली इंदिरा गांधी के साथ नहीं खड़ा हुआ, राष्ट्र के साथ खड़ा हुआ और इंदिरा गांधी को हरा दिया। क्या बनारस के लोग ये हिम्मत दिखा पाएंगे आज? ये सवाल मैं बनारस के लोगों पर छोड़ता हूँ। अब बात करते हैं राजीव जी, जो बाकी पंकज जी जो कह रहे थे, जो रविकांत जी कह रहे थे, बिल्कुल इस ट्रेंड में ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है। और इस ट्रेंड में एक बात और है जो मैं दिन में भी आपसे बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि इंडिया गठबंधन अपने मतदाताओं को बूथ तक ले जाने में कामयाब रहा है। उसका वोटर इस बार निकलकर वोट डाल गया है। चिंता बीजेपी के खेमे में कि उनका वोटर निकला है कि नहीं निकला है, और उसीलिए वो इतना ज्यादा हाई पिच पे हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। वो पहले फेज से मोदी जी ने हिंदू मुसलमान की ट्रेन पकड़ ली और उससे उतरे नहीं चाय पीने के लिए भी, उसी ट्रेन पे बैठे रहे हिंदू मुसलमान की। तो वो हिंदू मुसलमान की ट्रेन पे क्यों बैठ गए? क्योंकि उनको अपने कोर वोटर को बचाना है। अब वो लड़ाई सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। लड़ाई अब सम्मानजनक सीटें आ जाएं, वो सम्मानजनक सीटें 200 के आसपास की सीटें कोर हिंदुत्व वोट को जो नफरत से आकर्षित होता है, शायद ये गलतफहमी भी हो कि ये ऐसा हो रहा है, क्योंकि नफरत के आधार पर चुनाव न 2019 का था न 2014 का था। इस चुनाव को मोदी जी ने नफरत के आधार पर बनाया है। देखते हैं 4 तारीख को कि
मोदी जी की नफरत कितना कामयाब रहती है। मुझे लगता नहीं कि इस देश की जनता नफरत को पसंद करेगी। जी एक दूसरी बात जो गांधी की बात है, उसके बाद मैं एक छोटी सी बात जरूर करूंगा 4 तारीख की। गांधी पे क्यों नरेंद्र मोदी इस तरीके की गैर अगंभीर टिप्पणी करते हैं, नॉन सीरियस बातें करते हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिए, गांधी के प्रति कंटेम्प्ट है इनका। गांधी को बहुत तिरस्कृत निगाह से देखते हैं। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी को मालूम नहीं कि गांधी जो है, जब दुनिया भर में घूम चुके हैं, उनको कई कई जगह जाके जिस भी भावना से गांधी जी के मूर्तियों पर माल्यार्पण किया है उन्होंने। जी कंटेम्प्ट किस बात का है? 2 एग्जाम्पल मैं सिर्फ देता हूं। आज तक नरेंद्र मोदी का एक भी ट्वीट, एक भी बयान, एक भी इंटरव्यू, एक भी भाषण का अंश अगर आप दिखा दें जो महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत की बात करते हुए नरेंद्र मोदी दिखाई देते हो, कभी नहीं। उन्होंने देश भर के शौचालयों में गांधी जी का चश्मा लगा दिया, गांधी जी को स्वच्छता का प्रतीक बना दिया। स्वच्छता उनके व्यक्तित्व का एक आयाम है, केंद्रीय बिंदु नहीं है। उनकी व्यक्तित्व का, गांधी के केंद्रीय व्यक्तित्व का केंद्र बिंदु सत्य और अहिंसा है। जी याद कीजिए, जब मोदी साहब गए हुए थे अमेरिका, जो बाइडेन और मोदी साहब वहां पे मीडिया को एड्रेस कर रहे थे, जो बाइडेन ने गांधी जी के इसी सत्य और अहिंसा के संदेश को पर भाषण दिया अपना। मजबूरन मोदी जी को भी गांधी जी का नाम लेना पड़ा। मोदी जी ने गांधी का नाम क्लाइमेट चेंज के साथ जोड़ा, सत्य और अहिंसा के साथ नहीं जोड़ा। ये गांधी के प्रति तिरस्कृत भावना से देखते हैं, इसलिए गांधी का उपहास करते हैं। अब मैं थोड़ी सी संक्षिप्त बात कर लूं कि जो 4 तारीख की तैयारियां चल रही सिविल सोसाइटी की और राजनीतिक पार्टियों की। सेकेंड राउंड में आऊंगा तो थोड़ी और डिटेल बताऊंगा, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल उस पर आना चाहता हूँ। सेकेंड राउंड में उस पर और डिटेल बात करेंगे। जी हाँ, जो सिविल सोसाइटी के एफर्ट्स हैं काउंटिंग को मॉनिटर करने के, वो सब जगह नहीं कर रहे। उन्होंने 200 से 250 सीटें चिन्हित की हैं जो की सीट्स हैं। उन की सीट्स में अपना वो ताकत लगाएंगे, मॉनिटरिंग की, काउंटिंग की बहुत सारी उसकी तैयारी चल रही है। जी 1 तारीख को जब ये एग्जिट पोल आएगा उसकी भी तैयारी चल रही है। टास्क फोर्स बन रहे हैं और भी बहुत कुछ हो रहा है जो सेकेंड राउंड में मैं बताऊंगा। बिल्कुल 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 सेकंड राउंड में इस पे भी हम बात करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। और जो बात अभी आखिर में कह रहे थे प्रशांत टंडन जी, ये वो तैयारियां हैं जिसको लेकर देश का जो एक सिविल सोसाइटी है, देश की के जो ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि लोकतंत्र जिंदा रहे और मजबूती के साथ हम खड़े रहें, वो लोग दिल्ली में पिछले 2 दिनों से कवायद कर रहे हैं कि 1 तारीख के बाद क्या कुछ किया जाएगा और कैसे काउंटिंग वाले दिन निष्पक्ष और बिना किसी गड़बड़ी के काउंटिंग हो और उसके लिए क्या कुछ होना चाहिए, करना चाहिए। इस पर 2 दिन से मैराथन मीटिंग चली है और उसी पे आज दिन में हमने एक पॉडकास्ट भी लाइव किया था। लेकिन अभी जब सेकंड राउंड में हम आएंगे तो उस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रशांत टंडन जी के पास आएंगे तो सुनील शुक्ला जी जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं, फिर से जरा वहां पहुंचना चाहता हूं जहां से इस चर्चा की शुरुआत की थी और कहा था कि आप बेहतर बताएंगे। क्या लगता है आपको वाराणसी की सीट, और यहीं से शुरुआत, वाराणसी से लेकर अगर पूरे देश की तरफ चलें, बढ़ें, तो क्या नरेंद्र मोदी यहां भी फंसे हुए दिखाई देते हैं? प्रियंका गांधी और डिंपल यादव के बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी, और अखिलेश यादव और राहुल गांधी के भाषणों में जो एक उत्साह दिखाई दे रहा था, एक कॉन्फिडेंस दिख रहा था, वो कॉन्फिडेंस, उस कॉन्फिडेंस के क्या मायने निकाले जाएं और क्या यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर कम अंकों से भी जीत मिलती है, कम मार्जिन से भी जीत मिलती है, तो वो उसे हार के रूप में देखा जाएगा? कैसे देखा जाए? मोस्ट पॉपुलर, विश्व गुरु, सबसे बड़े स्टार प्रचारक बीजेपी के, और जिनके नाम का डंका बजने और बजाने की बात बीजेपी करती रही, वो अगर यहां पर
पिछड़ते हुए नजर आए तो फिर ये चुनाव कहां जा रहा है? और क्या इसी कारण इनको उधर कन्याकुमारी जाने की जरूरत पड़ रही है ताकि 30 तारीख 1 तारीख को चुनाव आते आते कम से कम उनके ऊपर फोकस रहे और उनकी सीट सुरक्षित हो जाए? सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। अगर आपके पास इस प्रश्न का जवाब है कि यह चुनाव किन आधारों पर हो रहा है, हिंदुत्व के आधार पर, राम मंदिर के आधार पर, 370 खत्म होने के आधार पर, या जनता से जो जुड़े हुए सवाल हैं, बेरोजगारी, महंगाई, किसान, अर्थव्यवस्था, महिलाएं, इन बिंदुओं पर, अगर आपके पास इन दोनों सवाल, इस सवाल का जवाब है तो आप वाराणसी की स्थिति या फैजाबाद की स्थिति के लिए आपको बहुत दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। अगर हिंदुत्व पे चुनाव हो रहा है फिर कोई बहस नहीं है, दोनों धर्म के केंद्र हैं और पूरे मतदाताओं से प्रभावित है, पूरा प्रदेश प्रभावित है। आप अगर फैजाबाद के चुनाव में 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का मत प्रतिशत 22% बढ़ा था, 1-2% नहीं, 22%। तो ऐसा नहीं, और ऐसा नहीं था कि अयोध्या या फैजाबाद भारतीय जनता पार्टी के लिए सुरक्षित रहा। राम मंदिर या राम जन्म स्थान आज तो है नहीं। ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के अनुसार 500 साल पुराना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां आकर के जीती है 1991 में। उसके पहले कोई चुनाव नहीं जीती। और 2014 के पहले जो 2 चुनाव हुए थे, 2009 और 2004, दोनों चुनाव हारी थी और बुरी तरह से हारी थी, थोड़े मनंतर से नहीं, बुरी तरह से हारी थी। तो ऐसा नहीं है कि ये मैंने फैजाबाद के लोगों ने एकदम वसीयत कर दिया है वो उस सीट को भारतीय जनता पार्टी के नाम से। बनारस की जहां तक अगर आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आई कि अगर आप पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी और या एनडीए के उम्मीदवारों को जिताने के लिए आप घूम रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं को बनारस वोट मांगने की क्या जरूरत थी? क्या राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में इंडिया दल समूह के सभी बड़े नेता वोट मांग रहे हैं? वहाँ स्टालिन वोट मांग रहे हैं, वहाँ अखिलेश यादव वोट मांग रहे हैं, वहाँ तेजस्वी वोट मांग रहे हैं, वहाँ ममता जी चलिए यहीं प्रचार करने, वहाँ सीताराम येचुरी, प्रकाश करात वोट मांगने आए। हमने तो किसी बड़े नेता का नाम नहीं सुना कि मैं रायबरेली में आकर के सभी नेता प्रचार कर रहे हैं और अपने लिए वोट मांग रहे हैं, अपने नेता के लिए या इंडिया दल समूह के एक बड़े वरिष्ठ नेता के लिए। राहुल गांधी ने अपना नामांकन किया, उनके पार्टी के लोग और उनकी बहन, उनकी पार्टी के महासचिव भी हैं, वो वोट मांगते रहे। मोदी जी के लिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के लगभग सभी मुख्यमंत्री वहां लगे हुए हैं। अन्य दलों के जो वरिष्ठ नेता हैं वो वहां लगे हुए हैं। विभिन्न जातियों के नेता लगे हुए हैं। जो पंचायती राज संस्थाओं के लोग हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इसकी जरूरत क्या है आपको? अगर लोग वहां अपने आप पूरी उत्कंठा के साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मोदी जी को वोट देने के लिए तैयार हैं, तो इसकी आवश्यकता क्यों है? अगर एक तरफ का सामान्य जन समर्थन मोदी जी के लिए बनारस में है, तो नामांकन के एक दिन पहले एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह से रोड शो करने की क्या जरूरत थी? जी क्यों? क्या हुआ इवेंट या वह रोड शो एक राजनीतिक कार्यक्रम था? क्या उसमें केवल राजनीतिक कार्यकर्ताओं या स्थानीय लोगों की भागीदारी थी? क्या वह एक राजनीतिक कार्यक्रम जैसे आयोजित किया जाता उसी रूप में उसको आयोजित किया गया था? आवश्यकता क्या थी उसकी? क्यों इतना एक इवेंट का आयोजन किया गया? अगर सब कुछ सामान्य है और आपके साथ सभी मतदाता एकदम उत्साह के साथ लगे हुए, मैं नहीं कह सकता कि मोदी जी जो है चुनाव हार सकते हैं, लेकिन जो चीजें हो रही हैं, जिस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम वहां चल रहे हैं, वह किस बात को बताते हैं कि आप में भी न किसी बात को लेकर के संदेह है। अगर 2019 के चुनाव के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव के जो राजनीतिक परिणाम है उसको संकेत माना जाए, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबल तो नहीं है। जिस वाराणसी दक्षिणी क्षेत्र में काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर है, वहां कुछ हजार मतों से जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। गोया कि जिन मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जन समर्थन लेने की बात कर रही है वो तो उतने प्रभावी नहीं है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर वहां का जनता तो आह्लादित नहीं है। और अगर आप ये कहते हैं कि शहर का विकास हो गया, शहर का स्वरूप बदल गया, आप याद कीजिए
कि वहाँ पे एक फोटोग्राफी का एक प्रतियोगिता हुई थी, उसमें सबसे एक फर्स्ट प्राइज किसको मिला कि काशी में, बनारस में गटर में, सीवर्स में उतर करके एक आदमी सीवर की सफाई कर रहा। क्या यह विकास है? यह एक विकसित शहर का नक्शा है? एक ऐसे शहर की उपलब्धि है जो अपने आप को विकास के किसी बिंदु पर पहुंचने का दावा कर रहा है? आज अगर साल, 2 साल, 4 साल पहले भी अगर आपको सीवर की सफाई करने के लिए किसी व्यक्ति को बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के सीवर में उतरने की बाध्यता हो रही हो और आप कहेंगे कि मैंने शहर का विकास कर दिया, जी, निवेश विकास नहीं होता। नगरीय सुविधाएं या समन्वित नगरीय विकास एक दूसरी चीज है, उसकी परिभाषा अलग है। सड़कों का चौड़ीकरण और फ्लाईओवर नगरीय विकास की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन बनारस में स्थिति है आज भी, अगर बनारस में नाले और कई नाले आ करके गिर रहे हैं गंगा में सरेआम, उनको अभी भी उनका प्लान ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, तो कौन सा विकास है ये? अगर घाट वहां के अस्त व्यस्त हैं और उन्हीं घाटों के विकास का दावा किया जा रहा है, तो क्या वहां की जनता में निराशा नहीं होगी? मिला कि अगर रोजगार के अवसर सृजित हुए हों, नगरीय विकास बेहतर हुई हो, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हुई हो, सस्ता शिक्षा व्यवस्था बन गई हो, बढ़िया कनेक्टिविटी बढ़ गई हो, निश्चित रूप घाट से के अलावा विकास तो होगा। कुछ दिखाया ही नहीं जाता सुनील जी। जितनी भी रिपोर्टिंग घाट देख भी आप रहा दिखा दिए ना सही हूं, से। वो घाट पे जाके आप करते उस हैं, घाट- वहीं से आ जाते हैं। 80 घाट से राजीव जी बिगड़ उस घाट को आप दिखा दीजिए जिस 80 घाट पर प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, उसी घाट को दिखा दीजिए आप। और वही नहीं, किसी भी घाट को दिखा दीजिए जिस घाट का विकास हुआ हो, या आप ऐसे उपायों को दिखा दीजिए जिससे जो वहां से जीविका अर्जित करने वाले लोगों को सुविधा मिली हो। कोई ऐसा उपक्रम बता दीजिए आप, जिससे जो व्यक्ति छोटे छोटे धंधों से अपनी जीविका चला रहा था उसको ताकत मिली हो, उसको बेहतर स्थिति मिली हो। सवाल यह है कि अगर वाराणसी में एक तरफा जन समर्थन मोदी जी के लिए है, तो फिर विभिन्न जातियों के लोगों, नेताओं को इकट्ठा करने की आवश्यकता क्या है? कि अगर मैं किसी बड़े नेता को नहीं देखा हूं जो इतने बड़े पैमाने पर लोगों को इकट्ठा कर ले और इस तरह के इवेंट मैनेजमेंट करे। मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैं नहीं मानता कि कितनी बड़ी चुनौती उनके पास है, लेकिन अजय राय कोई ऐसे उम्मीदवार नहीं है। अजय राय के ऊपर भी, अजय राय उदल जैसे बड़े नेता को हरा करके राजनीति में प्रवेश किए। उदल वह कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे हैं जो कभी चुनाव नहीं हारे, 9 बार के विधायक रहे हैं, कोई चुनौती उनके सामने नहीं थी, और एक निर्दलीय विधायक के रूप में उन्होंने हराया था। और दूसरी चीज, 2014 की तुलना में 2019 में उनके मतों में 2 गुना की वृद्धि हुई है। अजय राय और मोदी जी के बीच में कोई तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन अजय राय भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता है जी, अपने क्षेत्र के विधायक हैं और जन समर्थन से निकले हुए नेता हैं, और 24 घंटे के पॉलिटिशियन हैं। वो भी नहीं कि ओकेजनल पॉलिटिशियन, 24 घंटे के पॉलिटिशियन हैं। तो उनकी मौजूदगी ऐसा नहीं कि आप खारिज कर सकते हैं। निश्चित रूप से मोदी जी की मौजूदगी या मोदी जी की उम्मीदवारी ज्यादा मजबूत है एक प्रचार के लिहाज से। अंदरूनी स्थिति क्या तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन प्रचार के लिहाज से, उनके कद के हिसाब से, पार्टी में वरिष्ठता के हिसाब से, एक संवैधानिक पद पे उनके विराजमान होने से निश्चित रूप से उनकी मौजूदगी महत्वपूर्ण है। लेकिन अजय राय को एकदम खारिज नहीं कर देंगे, वो कोई पैराशूट के नेता नहीं है। और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और वामपंथियों के का भी गल रहा है, वो वामपंथी नेताओं की अच्छी खासी मौजूदगी रही है वाराणसी में और वाराणसी के आसपास। तो उन नेताओं की जो सक्रियता है, जो एकता है, वह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती का विषय होना चाहिए। एक तरफा चुनाव नहीं है, ये नहीं है कि वाराणसी का एक एक मतदाता केवल बीजेपी को वोट दे रहा है, ये बिल्कुल नहीं है। वहां पे संघर्ष है, और अगर संघर्ष नहीं होता, अगर जन समर्थन नहीं होता, तो इस 47 डिग्री, 48 डिग्री, 45 डिग्री तापमान में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को सुनने के लिए नहीं आता, कोई भाषण सुनने के लिए नहीं आता, किसी का लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर जन समर्थन नहीं होता, अगर विरोध नहीं होता, और इस मानसिकता के लोग वाराणसी में नहीं होते, तो 1-1.5 किलोमीटर लंबे रोड शो में प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव के रोड शो में लोग सड़कों पर नहीं निकलते।
सब अपने अपने घरों में रहते हैं, आज किसी की हिम्मत नहीं बाहर निकलने की, और बिल्कुल। लेकिन लोग सड़कों पर आए और जन समर्थन दिया। तो जो वाराणसी में निश्चित रूप से लड़ाई है, लेकिन एक तरफा लड़ाई नहीं है। और इंडिया दल समूह मजबूती के साथ अपने मुद्दों के साथ, मेरा फिर वही सवाल है कि अगर यह चुनाव बेरोजगारी पे हो रहा है, महंगाई पे हो रहा है, किसानों की बदहाली पे हो रहा है, खराब अर्थव्यवस्था पे हो रहा है, बिगड़ती हुई शिक्षा व्यवस्था पे हो रहा है, महंगी होती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था पे हो रहा है, तो बीजेपी के ऊपर सवाल है। बीजेपी के ऊपर सवाल है और बीजेपी को लेकर के लोगों के मन में संदेह है, इसीलिए चुनाव की बात की जा रही है। और आप एक अंतिम बात में कर दो, जो आपने कहा था कि दलितों का वोट, अगर आप किसी दलित को जानते हैं उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खासतौर से, वह किसी उम्र का हो, आप उसको फोन करके पूछिए, बात करके पूछिए कि भाई क्या चल रहा है, क्या मानसिक स्थिति आपकी है। ये जो संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, रोजगार बचाओ का जो नारा है, लोकतंत्र बचाओ का जो नारा है, ये नीचे डाउन द लाइन सबसे निचले पायदान तक है, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर ये संविधान के द्वारा मिला हुआ संरक्षण उनके हाथ से खींच लिया गया तो उनकी सामाजिक प्रगति का या सामाजिक बेहतरी का कोई और तरीका नहीं है। आक्रामक हिंदुत्व से उनको कुछ मिलना जुलना नहीं है, आक्रामक ध्रुवीकरण से उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उनको हासिल उसी से होगा जो संविधान में उनको संवैधानिक आरक्षण मिला हुआ है, और जब उनको नौकरियां मिलेंगी। नौकरियों के अलावा आप अपने आर्थिक विकास नहीं कर सकते, ये संभव ही नहीं है। और राज्य, स्टेट एक बड़ा एम्प्लॉयर है, सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, इस तथ्य से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। दलितों के बीच में बड़े पैमाने पर नाराजगी है, और वह उस दल समूह के साथ जा रहे हैं जो इस मुद्दे को लेकर के लड़ाई लड़ रही है, और निश्चित रूप से इंडिया दल समूह है। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपको भी, डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपको भी लगता है क्या कि संविधान बचाओ, आरक्षण का मुद्दा और ऐसे तमाम मुद्दे जो गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, इन सब को प्रभावित कर सकते हैं, ये मुद्दा काफ़ी हावी है, और उस मुद्दे के जाल में नरेंद्र मोदी बुरी तरह फंस चुके हैं, और यहाँ से अब 7वां फेज हो कि पहला फेज हो, शुरुआत से लेकर आखिर तक ये मुद्दा हावी रहा है? क्या आपको भी लगता है? और अगर ऐसा है तो फिर इस चुनाव को अगर रुझानों के हिसाब से देखा जाए तो किधर जाते हुए देख रहे हैं आप? धन्यवाद राजीव जी। आज के दिन अगर हम गांधी जी की बात न करें तो फिर बात अधूरी रह जाएगी। आपके सवाल पर आएंगे। जी। पंकज जी ने जो शुरू में कहा था कि अब नरेंद्र मोदी जी दया के पात्र हो गए हैं, मुझे सिर्फ 2 बातें छोटी छोटी सी कहना है। उन्होंने आज जो कहा है वो मार्च 2022 में भी कह चुके हैं राजीव जी। देश बहुत जल्दी भूल जाता है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में भी नरेंद्र मोदी ने यही कहा था कि गांधी जी को एटनबरो की फिल्म से पहले कोई नहीं जानता था। वो जो 2 नाम उस वक्त उन्होंने लिए थे मार्च 2022 में, नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग के ही उन्होंने इस बार कहे कि इनकी चर्चा होती दुनिया में, गांधी जी की चर्चा नहीं होती। बहुत लंबी बात अलग से कभी करेंगे इस पर। 2-3 बस छोटे से बिंदु जो नरेंद्र मोदी तक पहुंच जाए। मार्टिन लूथर किंग 1929 में पैदा हुए, और जब वे अपने स्कूल में पढ़ते थे राजीव जी, उन्हें निबंध लिखने को कहा गया था होमवर्क में। उन्होंने महात्मा गांधी पर निबंध लिखा था। उन्होंने लिखा था ईसा मसीह ने अहिंसा का उपदेश दिया, लेकिन इस धरती पर उसे साबित किया महात्मा गांधी ने। मार्टिन लूथर किंग 1959 में भारत आए, गांधी जी की समाधि पर गए, राजघाट पर। वहां गए जहां गांधी जी सोते थे, मणि भवन में, उस कमरे में सोए मार्टिन लूथर किंग। लंबा वृतांत है मार्टिन लूथर किंग का। नेल्सन मंडेला का नाम भी लेते हैं मोदी जी। 22 में भी लिया था, आज फिर लिया है कि मंडेला की चर्चा होती है, गांधी की चर्चा नहीं होती। नेल्सन मंडेला ने अपना पूरा आंदोलन 27 साल जेल में रहना और उसके बाद बाहर आकर अपने देश को रंग भेद से मुक्ति दिलाना पूरा गांधी के मार्ग पर चलते हुए किया। जब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला तो उन्होंने इसका श्रेय, अपनी सारी सफलता का श्रेय महात्मा गांधी को दिया। टाइम मैगजीन ने 3 बार कवर पेज पर महात्मा गांधी को रखा। मजेदार बात यह है राजीव जी कि जिस रिचर्ड एटनबरो की फिल्म के बहाने दुनिया के संज्ञान में गांधी को आना बता रहे हैं मोदी जी, वो एटनबरो तो 1923 में पैदा हुए
महात्मा गांधी पहली बार 1930-31 में टाइम मैगजीन के कवर पेज पर मैन ऑफ द ईयर के रूप में आ गए थे। अंतिम बात इस विषय में सिर्फ इतनी सी, मुझे इस बात से खुशी हुई कि नरेंद्र मोदी जी मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुसलमान, मुजरा से होते हुए म पर ही आए हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, वो भी मां से ही शुरू होता है, या महात्मा गांधी कह लें वो भी मां से शुरू होता है। और कल के बाद वे जहां जा रहे हैं और जो करने जा रहे हैं वो मेडिटेशन, वो भी मां से ही शुरू होता है। तो मुझे लगता है अगर वे मछली मटन से होते हुए गांधी के रास्ते से मेडिटेशन पर पहुंचे तो ये अच्छी बात है। अब आते हैं चुनाव के परिदृश्य पर। हम शुरू से कहते आए थे कि जिस तरह चरणबद्ध तरीके से नरेंद्र मोदी जी एक एक पायदान नीचे उतर रहे हैं, हम आपसे बातचीत के दरमियान भी छठवें चरण के बाद आशंकित थे कि सातवां चरण आते आते, मतदान की तिथि आते आते नरेंद्र मोदी और क्या कुछ कर गुजरेंगे, कह गुजरेंगे। आज उन्होंने एक बात कह दी गांधी जी के बारे में, अभी भी 48 घंटे शेष हैं डॉक्टर साहब, पता नहीं अगले 48 घंटे में मोदी जी और कौन सी आसमानी सुल्तानी बात कर जाएं। लेकिन ये सारी बातें उनकी हताशा को दिखाने के लिए पर्याप्त हैं। और बनारस की बात जब जब हो रही है, बार बार हो रही है, हम एक बार खुलकर ये क्यों नहीं कह सकते नरेंद्र मोदी बनारस में चुनाव हार सकते हैं? क्यों नहीं हार सकते राजीव जी बनारस में चुनाव नरेंद्र मोदी? अजय राय के बारे में बताई अभी सुनील शुक्ला जी ने कि वे कद्दावर जमीनी नेता है। इस देश के इतिहास में इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रोफेसर बलराज माधोक, डॉक्टर मनमोहन सिंह, कौन चुनाव नहीं हारा है? तो नरेंद्र मोदी जी बनारस में चुनाव हार रहे हैं राजीव जी। हम एक पत्रकार और प्रेक्षक के रूप में ऐसा कहने के लिए स्वतंत्र हैं। हारेंगे या जीतेंगे हम नहीं जानते, लेकिन उनके हारने की जो वजूहात हैं, जो वजह है, वो वही है जिस पर हम चर्चा कर रहे थे इतनी देर से कि पूरा चुनाव जिन मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए था उन मुद्दों पर चुनाव लड़ा इंडिया नाम के गठबंधन ने, जिन पर नहीं लड़ा जाना चाहिए था उन पर पूरा समय जाया किया नरेंद्र मोदी ने और उनकी पार्टी ने। आप हर चरण के बाद मुद्दे देख लीजिए। अभी ताजा 5वें और 6वें के बीच में वे कौन सा मुद्दा लेकर आए थे राजीव जी? पाक अधिकृत कश्मीर का। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी सब कह रहे कि तीसरी बार मौका दे दीजिए, 6 महीने के भीतर पीओके को हम शामिल कर लेंगे भारत में। फिर भूल गए। तो उस बयान के दूसरे तीसरे दिन के बाद उसको चर्चा में लाना ही जरूरी नहीं समझा। पूरा चुनाव जिस उच्छृंखल तरीके से, जिस बिखरे बिखरे तरीके से, जिस अनुशासनहीनता के साथ नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने लड़ा है, वो अपने आप में अध्ययन का विषय है। उन्होंने देश की नब्ज पर हाथ ही नहीं रखा। उन्होंने टटोल कर नहीं देखा कि देश के भीतर से क्या धड़क रहा है, देश के दिल में, युवाओं के दिल में, महिलाओं के दिल में, उनकी आशाएं, उनकी आकांक्षाएं क्या हैं इस चुनाव के लिए, उन्होंने जानने की ही कोशिश नहीं की। वे अपनी ढपली बजाते रहे, अपना राग भैरवी ताल के हरवा गाते रहे। उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की कि इस देश का युवा नौकरी चाहता है, उसको पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर नहीं चाहिए, उसको जलालाबाद नहीं चाहिए, उसको नौकरी चाहिए अपने लिए। और मुख्य धारा का मीडिया, आप थकते क्यों नहीं है, एनर्जी कहां से लाते हैं, रेड बुल पीते हैं क्या? ऐसे सवालों के बाद जैसा कि पंकज जी ने कहा कि वो पत्रकार, उन्होंने प्रतिप्रश्न क्यों नहीं किया, काउंटर क्यों नहीं किया? काउंटर करने लायक भारत की पत्रकारिता बची नहीं है। नरेंद्र मोदी जी अगर डॉक्टर राजीव रंजन को दे रहे होते इंटरव्यू तो राजीव जी कहते नहीं सर, गांधी जी को तो 1982 से पहले पूरी दुनिया जानती थी। जब वे गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन जाते थे तो लंदन की सड़कें पट जाती थी उन्हें देखने के लिए। कहां थे रिचर्ड उस समय माउंटबेटन 1930-31 में? लेकिन ये प्रतिप्रश्न करने का साहस मुख्यधारा का मीडिया खो चुका है। उसके पास हिम्मत नहीं है कि मोदी के सामने ये कह सके कि हुजूर अलीजा माई बाप आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आज हम और आप ये कहने का साहस रखते हैं कि पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी ने झूठ के आधार पर लड़ा, पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी ने नफरत के आधार पर लड़ा, इसलिए वे इस चुनाव में पिछड़ रहे हैं। परिणाम क्या होंगे, फैसला क्या होगा जनता की तरफ से, ये हम नहीं जानते। लेकिन एक आशंका जो और बलवती हो रही है, जिसको लेकर शुरू में बात हुई कि 4 तारीख को इंडिया गठबंधन ने, आपने भी कहा, बैठक बुलाई है, ये जो प्रोएक्टिवनेस है, समय से पहले कदम उठाने का काम पूरे चुनाव में इंडिया गठबंधन ने और उसके नेताओं ने
समय और समय से पहले कदम उठाए हैं, इसलिए वे चुनाव में एक कदम आगे दिखाई दे रहे हैं। अब भले वो मुख्यधारा के मीडिया के बिलबोर्ड हमारे सामने आ गए जिसमें पहले से ही 311 और पता नहीं कितनी सीटें दिखा दी गई हैं, फिर कहा जा रहा है वो तो ट्रायल के लिए है। मेरा प्रश्न वही है, जब भी मशीन गलती करती तो बीजेपी के पक्ष में क्यों करती है? तो जब किसी चैनल के भीतर का कोई बोर्ड, कोई पोस्टर, कोई थंबनेल लीक होता है तो उसमें इंडिया गठबंधन के आगे 311 सीटें क्यों नहीं लिखी गई थी? आप तो ट्रायल ही कर रहे थे ना, तो ट्रायल बेस पर उसके लिए लिख देते। लेकिन ये सब मानसिकता बनाने के लिए देश के सामने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। और 1 तारीख की शाम को हम देखेंगे राजीव जी कि एग्जिट पोल के नतीजों में किस तरह का तूमार बांधा जाएगा कि देश के सामने, देश की मनस्थिति में, देश के मानस में ये पहले से घुसे डालने की कोशिश की जाएगी, घुसाने की कोशिश की जाएगी कि देखो 1 तारीख को एग्जिट पोल में ही बता दिया गया था इतनी सीटें आने वाली हैं जी, लेकिन असल सीटों की संख्या तो 4 तारीख को ही मालूम पड़ेगी। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी 7वें चरण में भी वो सब हासिल करने वाले नहीं है जो 6 चरण में खो चुके हैं। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये एक इस बात को भी लोग, जैसे आप कह रहे हैं ना कि एक कदम आगे है इंडिया गठबंधन, इस बात को भी इंडिया गठबंधन अच्छी तरह से जान रहा है कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है। पहले आप एग्जिट पोल लाते हैं, एग्जिट पोल पे अपने मनमुआफिक आप वहां पर दिखाते हैं, फिगर्स लेके आते हैं और उन आंकड़ों के आधार पर आप रिजल्ट को तब्दील करते हैं, यानी कि एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल में आप यानी रिजल्ट में आप उसको तब्दील करने की कोशिश करते हैं। और लेकिन इस बार वो दिखाई नहीं दे रहा है। प्रशांत टंडन जी के पास जब आऊंगा तो प्रशांत जी इस पर और अच्छी तरह से फोकस करेंगे, अपनी बात रखेंगे कि क्या कुछ इस पर भी चल रहा है। कल इन्होंने थोड़ी बात अपनी रखी थी, लेकिन इस पर भी बैठक हो चुकी है। 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक लगातार सिविल सोसाइटी के लोग क्या कुछ करने जा रहे हैं, इस देश के जो रिटायर्ड जजेज हैं, रिटायर्ड नौकरशाह हैं, वो क्या कुछ करने जा रहे हैं, सब कुछ अब सामने आ चुका है। पूरा प्लान हमारे सामने है और उस चार्टर में क्या कुछ है उस पर चर्चा जरूर करेंगे पंकज चतुर्वेदी जी और प्रशांत टंडन जी। लेकिन जल्दी से डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास आना चाहता हूं। लंबी चर्चा, लेकिन बहुत गंभीर चर्चा चल रही है। उसमें वाराणसी की सीट की हम बात बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी फंसे तो इसका मतलब यह चुनाव फंसा हुआ है और आखिरी फेज में चुनाव शायद नरेंद्र मोदी जी कभी सिर पकड़ के बैठ रहे होंगे। 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन अगर कभी ऐसे सोचते होंगे बैठ करके तो ये जरूर सोचते होंगे कि अपना चुनाव मैं पहले चरण में क्यों नहीं करवाया, इतना लेट क्यों करवाया। 7वें फेज में, पहले फेज में करवाता तो शायद एक माहौल बना हुआ मिलता आगे भी। और अब ये चुनाव फंस चुका है। आपको भी लगता है क्या डॉक्टर दीपक पाचपोर जी? जी निश्चित रूप से अब पहले ही चरण से बहुत साफ हो गया है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को अपने साथ साथ मोदी जी काफी पीछे ले जा चुके हैं। एक समय था 2019 में वो लीड करते थे, अब ऐसा लग रहा है कि वो पराजय की तरफ लीड कर रहे हैं। कोई भी एक भी चरण का मुझे सर्वे बताइए या ओपिनियन पोल बताइए कि जिसमें किसी भी सेफोलॉजिस्ट हो, चाहे एनालिस्ट हो, चाहे जो भी हो, उसने छाती पर हाथ रखकर कहा हो कि हाँ एनडीए या बीजेपी बहुत आगे है। ऐसा एक भी चरण का मुझे कम से कम 6 चरण के तो जो अभी तक पूर्वानुमान आ चुके हैं उसमें किसी भी नहीं कहा। जो गोदी मीडिया के लोग हैं या जो ऐसे एनालिस्ट है जिनको माना जाता है कि उनकी बड़ी नजदीकी है बीजेपी के साथ या एनडीए के प्रति एक खास लगाव है, वो ये बार बार कह रहे हैं कि एनडीए पहले जैसा परफॉर्मेंस नहीं करेगा। सीधे सीधे जीत की बात भी बहुत कम लोग कर रहे हैं और जो कर रहे हैं उनका नाम हम लोग पिछले कुछ चर्चाओं में ले चुके हैं, जैसे संजय कुमार हुए वगैरह वगैरह। वो भी बड़ा डर कर एनालाइज कर रहे हैं, वो बहुत साफ नहीं कह रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि किसी ड्यूटी के अंतर्गत किसी एक शायद कोई टास्क मिला है कि आपको ये बताना है कि किस प्रकार से बीजेपी और एनडीए आगे बढ़ रहा है। इसी में वो पत्रकार भी आ जाते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने काउंटर क्वेश्चन नहीं किए। क्यों नहीं किए? देखिए राजू जी, ऐसा है कि एक समय था, मुझे याद है अपने देशबंधु में सत्येंद्र गुमाश्ता साहब जो हमारे सीनियर थे, वो एक बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का साक्षात्कार लेके आए थे जी, और रेलवे स्टेशन पे सैकड़ों लोग उनका केवल इसलिए स्वागत करने के पहुंचे थे क्योंकि इस व्यक्ति ने इंदिरा गांधी का इंटरव्यू लेके आए हैं और वो मतलब एक समय बड़ा गौरव की बात मानी जाती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है जितने भी मीडिया हाउसेज हैं
वो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेने के लिए उन पत्रकारों को भेजते हैं जिसको हम कहते हैं कि पनिशमेंट टास्क है। जैसे बहुत लोगों को बस्तर में आदिवासी इलाकों में भेज दिया जाता है ट्रांसफर के लिए, ऐसे उन्हें कुछ ऐसे काम बता दिए जाते हैं कि जाइए आप पर्याप्त अपमानित होइए। आप याद कीजिए, अभी कुछ दिनों पहले एक पत्रकार है जिन्होंने मोदी जी का गार्डन में घूमते घूमते बहुत बड़ा साक्षात्कार लिया था, और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही, जैसे उन्होंने कहा, उसने पूछा पत्रकार ने कि आप ऐसा क्यों कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आई तो राम मंदिर पर ताला लग जाएगा। तो उन्होंने उसे डपट दिया, बहुत डांट कर कहा कि आप ऐसी बात मत कीजिए, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, मेरे मुंह में जो है आप अपनी जो भाषा को मत डालिए। लेकिन उन्होंने एक ही दिन पहले ये कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लग जाएगा। तो इन दोनों में बताइए क्या फर्क है। तो इस प्रकार से कोई भी पत्रकारों को, मुझे ऐसा लगता है कि अब जलील करना हो तो उनके मालिक उनको भेज देते हैं कि जाइए आप मोदी जी का इंटरव्यू लेके आइए। तो ये जो गिरावट सब जगह आई है, पत्रकारिता में आई है, राजनीति में आई है, तो उसी का एक उदाहरण है। तो काउंटर क्वेश्चंस की बात तो छोड़ ही दीजिए। मैं वो व्यक्ति हूं कि जिसने इंदिरा गांधी का साक्षात्कार लिया, लेकिन तब तक इंदिरा गांधी जो है विपक्षी दल की नेता बन चुकी थी। आपातकाल के दौरान भोपाल रेलवे स्टेशन पे मैंने उनका इंटरव्यू किया जी। राजीव जी, उस महिला के साथ भी मैं काउंटर क्वेश्चन करने की स्थिति में था जब मैं बहुत ही जूनियर पत्रकार था, और वो सुबह 5:30 बजे किया था मैंने। तो उन्होंने घड़ी देखकर कहा कि यंग मैन, इज इट अ टाइम फॉर एनी इंटरव्यू? तो मैंने कहा हाँ, पत्रकार के लिए कोई समस्या की बात नहीं रहती। और उस समय मैं एक एजेंसी में काम करता था राजीव जी। सवेरे 8 बजे वो उनका इंटरव्यू पूरा का पूरा प्रसारित हो गया था, आकाशवाणी ने 8 बजे के बुलेटिन में लिया। मैं कोई अपनी शान नहीं बघार रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उस समय आप सवाल कर सकते थे, और ये अभी अभी का पिछले 5-7 सालों का ही ये है। आप याद कीजिए 2019 में पहली बार जो है मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि वो सारे सवालों का जवाब अमित शाह किनारे बैठकर दे रहे थे, हर सवालों के चुप्पी साध जाते थे। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि 70-75 साक्षात्कार उन्होंने दिए हैं। तो उसके पीछे ये है, अब वो जान गए हैं कि हमारी जमीन जो है वो हिली नहीं है, वो धसक चुकी है, अच्छे से धसक चुकी है। और अंतिम बात, अगर काशी के लोगों ने इस बात को अगर समझ लिया, इन्होंने गांधी के बारे में जो बात कही है, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारत में कुछ जो स्थान है जहां गांधी के प्रति बहुत लगाव है और गांधी जी का लगाव रहा है जिन स्थानों से, उसमें काशी भी रहा है। अपने जीवन में गांधी जी 5 बार काशी आए। पहले बार 1903 में आए, जब वो गंगा घाट पे नहाए तो उन्होंने सबसे पहले लोगों को डांटा कि ये क्या गंदगी है, क्या ये गंगा के घाट ऐसे होते हैं। फिर उनके सबसे प्रख्यात जो विजिट हुई वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह के लिए हुई, 2016 में हुई। उन्होंने भी पहुंचकर ये बात कही कि आज से 13 साल पहले मैंने जो गंदगी बनारस की गलियों में देखी वो अभी भी है। वो काशी विश्वनाथ के मंदिर के दर्शन भी करने गए थे। फिर उसके बाद 2020 में आए और 2 बार आए, 3-4 महीनों के अंतर में आए। और उसके बाद अंतिम उन्होंने 1942 में उन्होंने, जी बताइए डॉक्टर साहब, 1942 में उन्होंने अंतिम, जी डॉक्टर राकेश पाठक, आप शुरू में 2000 नहीं, आप शुरू में 2016-2020 कह रहे थे। हाँ 1916 जी नहीं ठीक है ना, 1916। तो इस प्रकार से उन्होंने 5 यात्राएं की और काशी के साथ उनका बहुत लगाव था। मैं सर्च कर रहा था कि 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्व हिंदू काशी जो BHU जो है वो कितनी बार गए। तो मेरा ऐसा ख्याल है 1 या 2 बार ही गए। अगर कायदे से काशी, बनारस या वाराणसी जो भी कहें, उस विश्वविद्यालय में साल में 1 बार भी अगर चले जाते हमारे मोदी जी, तो उनको इतना ज्ञान प्राप्त हो जाता। क्योंकि वहां पे तस्वीरें लगी हुई है, महामना मदन मोहन मालवीय के साथ गांधी जी की तस्वीर है, स्थापना दिवस समारोह के हैं बहुत सारे, जहां पे उन्होंने आधिकारिक तौर पे भाषण देने का जो मंच मिला था वही काशी विश्वनाथ हिंदू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पे याद, और वहीं से पूरे देश भर के राजा महाराजा और जितने लोग जो भी आए थे उन लोगों से उनका साक्षात्कार हुआ, आमना सामना हुआ था। तो बिल्कुल काशी, आप सही कह रहे हैं, वाराणसी जो है वो गांधी के लिए, और गांधी जी के बारे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी बात कह रहे हैं तो फिर बनारस के लोगों को भी ये सोचना होगा या सोच ही रहे होंगे कि किसके बारे में क्या कह रहे हैं। यह एक नैरेटिव सेट है ऑलरेडी, और इसी कारण जो हमारे साथी आप लोग कह रहे थे, मुझे ध्यान है शायद सुनील शुक्ला जी कह रहे थे कि इतनी गर्मी में 47 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर में अगर राहुल गांधी अखिलेश यादव को सुनने के लिए लोग आ रहे हैं उसी बनारस में,
जान रहे हैं। अगर उनको लगता कि नरेंद्र मोदी तो जीत ही जाएंगे एक तरफा, तो चलो यार क्यों गर्मी में, हम ही लोग कहते हैं ना कि काम नहीं है क्यों गर्मी में जाना आज की तारीख में, जब 40 डिग्री टेम्परेचर होता है, 38 डिग्री 35 डिग्री में नहीं जाना चाहते हैं हम लोग, तो ये 48 डिग्री टेम्परेचर 46 डिग्री टेम्परेचर में लोग निकल के और किलोमीटर 2-2 किलोमीटर की लंबी लाइन कतारें लगा करके अगर रोड शो देखने के लिए डिंपल और प्रियंका गांधी के वो आते हैं, तो इसका मतलब है कि बनारस बदल रहा है, बदल चुका है, मिजाज बदल चुका है। और जो अभी मैं 80 घाट या किसी घाट की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि जो भी जितनी भी राजनीति सियासी पटल या जो भी चर्चा हो रही है घाट के इर्द गिर्द हो रही है। क्या बनारस सिर्फ घाट है? घाट के अलग आप जाकर शहर में जाइए और शहर में बात कीजिए। कई लोग तो बनारस में भी वही हाल है जो हाल अमेठी में हमारे टीम के साथ हुआ था, यानी कि घेर लेते हैं लोग बीजेपी के लोग कि यहां कोई दूसरा आकर कुछ ना बोले। आप सुनील शुक्ला जी, वहां पर स्थिति यह है कि आप अगर जाइए माइक निकालिए और 4 लोगों से पूछने की कोशिश कीजिए तो 4 नहीं बल्कि 40 लोग आ जाएंगे कि ये कुछ बोले नहीं, एंटी मोदी या एंटी बीजेपी बात ना करे। ये बनारस में है अभी। कैसे आप रिपोर्टिंग करेंगे? चुपचाप वहां से लोग निकल जाते हैं बाएं दाएं, लेकिन जब वो बटन दबाने जाएंगे तो ये 40 लोग नहीं आएंगे। ये फर्क है। जल्दी से आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी सुन रहे हैं? अमलेंदु जी नहीं सुन रहे हैं, खैर, लेकिन इसी बात को जरा आगे बढ़ाएं। डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें आप? बात ये कहना चाहता हूं कि आपको याद होगा कि जब कश्मीर फाइल्स के नाम से एक फिल्म आई थी, मूवी आई थी, उस समय भी मोदी जी ने यही कहा था कि फिल्म देखकर मुझे पता चला या लोगों को पता चलेगा कि कश्मीर में पंडितों के साथ कितना अत्याचार हुआ है। तो मुझे लगता है कि आप केवल स्टेशनों पे चाय बेचते थे या सिनेमा घरों के बाहर भी चाय बेचते थे, कि आपको सारी जानकारी केवल फिल्मों से हो रही है, और वो भी तो इसका मतलब है कि आज आप समाज से इतने कटे हुए हैं कि आपको कोई जानकारी ही नहीं है। इसको तो बच्चा बच्चा जानता है, गांधी की महानता हो चाहे कश्मीरी पंडित की दुर्दशा हो। जी बस इतना ही जोड़ना चाहता था। सिनेमा घरों के बाहर ब्लैक में टिकट बहुत बिका करते थे पहले। खैर, अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी, आवाज आ रही है? जरा आपसे बनारस से लेकर अयोध्या तक आपसे समझना चाहता हूं और उन सब के जरिए क्या आपको लगता है, क्या देश की हवा बिल्कुल बदल चुकी है? आज दिल्ली का तापमान 52.3 डिग्री 52.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली का तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस। इतनी गर्मी अचानक कैसे? क्या ये बिल्कुल एक तरफ जो सूखा या शांति होती थी वो खामोशी नहीं है, दोनों तरफ बिल्कुल आग लगी हुई है, ये माना जाए? निश्चित तौर पर राजीव जी दोनों तरफ आग लगी हुई है। और हम लोग कहानियां पढ़ते हैं राजीव जी, तो बताया जाता है कि एक समय एक बहुत निर्दयी क्रूर राजा था, उसके समय में ऐसी प्राकृतिक आपदा आई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हम लोग पढ़ते रहे अपने किस्से कहानियों में। और आपको याद होगा राजीव जी कि जिस दिन नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, ठीक उसी समय गाजीपुर के पास एक रेल दुर्घटना हो रही थी। ये शुरुआत उस समय हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो क्यों इस तरीके की प्राकृतिक आपदाएं आ रही थी। तो ये तो खैर जो हम किससे कहानियां पढ़ते थे उनका मसला है कुल मिलाकर के। लेकिन मुझे लगता है कि राजीव जी जो आप बता रहे थे कि जो ब्लैक में बिका करते थे टिकट, तो मोदी जी ने जो बताया था 35 साल भिक्षा मांग के किया है, तो उसमें क्या उसका भी कुछ अंश है, अब पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। ये तो वही बताएंगे जब अपनी कोई लिखेंगे कथा वथा जो है अपनी कथा वगैरह कभी जाकर के या किसी इंटरव्यू में और कुछ खुल जाएगा तो जाकर के बताएंगे राजीव जी की वो इसमें उनका क्या योगदान है क्या नहीं। लेकिन जो कुल मिला के राजीव की बात है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में पूरी तरीके से फंस रहे हैं, हार रहे हैं आज की तारीख में। कल को प्रशासन के जरिए चुनाव आयोग के जरिए कुछ मैनेज कर लिया जाए वो चीज अलग है, लेकिन आज की तारीख में हार रहे हैं। और किस तरीके से हार रहे हैं राजीव जी, मैं वहां पर हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे ही अगर आप देखिए कि अभी तो ठीक है लोग जाते हैं तो समझ में आ जाता है कि चुनाव की जो है वो है तो आकर के लोग घेर लेते हैं, लेकिन चुनाव से पहले जो लोग गए हैं वो उन्होंने जनता से बातें की है, वहां की जनता जो कह रही है उस बात देखिए। एक वीडियो वायरल हो रहा है राजीव जी, एक रेहड़ी वाला है पटरी लगाने वाला, वो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जब जब बनारस आते हैं 15 दिन के लिए हमारी रोजी रोटी बंद हो जाती है। 7 दिन पहले हमें लगाना बंद कर दिया जाता है और 7 दिन बाद लगाना बंद कर दिया जाता है, हम कहां से अपने बच्चे पालेंगे? यानी आपने एक तरीके से जो वहां का रोजगार है, जो छोटा मोटा काम करके अपना पेट पालता है, आपने उसके पेट पर जबरदस्त तरीके से लात मारने का काम किया है। एक तो राजीव जी ये है जो समझा जा सकता है किस तरीके से वहां वो हार है।
दूसरा जो बात की जातीय समीकरण है वो भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ आ रहे हैं। तीसरी जो चीज है, कोरोना काल में जिस तरीके से बनारस में मिसमैनेजमेंट हुआ, प्रधानमंत्री के ही जो एक प्रस्तावक थे उनके बारे में खबरें आई कि उनको भी जो था अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया और किस तरीके से पैसे की मांग की गई, ये सारी खबरें आई। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक जो बनारस से रहने वाले लोग थे वो लगातार उस समय लिख रहे थे, फेसबुक पर खासतौर से लिख रहे थे। मैं कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ जो बहुत नजदीकी जो हैं, उनका लिखना यह था कि ऐसा सांसद हमको नहीं चाहिए जो इस संकट के समय में हमारा फोन भी नहीं उठा सके, जिसका कार्य नहीं। तो आप समझ सकते हैं राजीव जी, जो हुआ है उसका हिसाब किताब चुकता करने का समय आ गया है और लोग कोरोना काल के उस समय का हिसाब किताब चुकता करना चाहेंगे। गंगा माँ ने जिस बेटे को बुलाया था, उस गंगा में लाशें तैरती रही और वो गंगा माँ का बेटा भी हम लाशों के बारे में कोई बात नहीं कर पाया और संसद में कह दिया गया कि किसी की भी मौत ऑक्सीजन से नहीं हुई है। तो राजीव जी, ये हिसाब किताब चुकता करने का समय है और बनारस लोग निश्चित तौर पर इसका हिसाब किताब चुकता करेंगे। प्रोफेसर रविकांत जी, क्या बनारस, जैसे अभी कह रहे थे डॉक्टर राकेश पाठक जी, मुझे जहां तक ध्यान है, कह रहे थे कि नहीं, इस बात को स्वीकार करने, खुल करके बोलने में क्या हर्ज है कि नरेंद्र मोदी हार रहे हैं। नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं, जीत जाए अलग चीज है, लेकिन आज की तारीख में क्या आपको भी दिखता है बनारस की अगर, और ये जो अभी मैं थोड़ी देर पहले ये भी कह रहा था कि अगर कोई आप जाकर के, आप जाइए, डीवी लाइव की टीम जाए और जाकर के अगर वहां माइक निकाले तो 40 लोग आ जाते हैं खड़े होकर के कि ये सामने वाला बोल क्या रहा है इस माइक के सामने। यानी इतनी पहरेदारी अगर है कि किसी को बोलने नहीं देना है कैमरे के सामने, और आप कुछ जगहों पे चुपचाप वहां ना रिपोर्टिंग आप कर पा रहे हो ढंग से, ना वहां खुल के बातें कर पा रहे हैं आप, तो आखिर जब बटन दबाने जाएंगे ये हो सकता है कि पूरा का पूरा मशीनरी पूरी जो है वो अपने हिसाब से मिला ली जाए। एक बात और आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में शायद ही बहुत कम ही ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं या ऐसी कोई सीट है जहां इतने कम उम्मीदवार हैं। आपको पता है कितने उम्मीदवार हैं बनारस में आज की तारीख में? मात्र 7 उम्मीदवार, 7 में से 6 एक नरेंद्र मोदी और 6 हैं नरेंद्र मोदी के सामने। एक बीएसपी है, एक अपना दल है और एक 2 निर्दलीय हैं, एक और कोई है। ऐसे मात्र 6 हैं उम्मीदवार, बाकी 41 थे, सबको बाहर कर दिया गया, कुछ ना कुछ। और ये रिपोर्ट जब मैं पढ़ रहा था कल, तो उस रिपोर्ट में यह है कि इनमें से 3 उम्मीदवारों के ऊपर भी दबाव डाला गया। खुल के बोल रहे हैं वो कि हमारे ऊपर दबाव डाला गया कि आप बैठ जाइए। तो ऐसा दबाव तो शायद इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस पार्टी के और उत्तर प्रदेश के नेता अजय राय, उनके ऊपर भी डाला गया होगा, यह भी हो सकता है। यानी एक दबाव की राजनीति और वैसे में हार की चिंता नरेंद्र मोदी को साफ दिखाई देती है। प्रोफेसर रविकांत जी, देखिए, मोदी जी को यह अनुमान नहीं था कि उत्तर प्रदेश में हवा कैसी बह रही है। पहले दूसरे चरण ने यह साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए वाटरलू साबित होने जा रहा है। हर सीट पर बहुत लंबी लड़ाई है बीजेपी के लिए, और आप बुंदेलखंड से लेकर के पूर्वांचल तक चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी के हालात खराब हैं। कई सीटों, बल्कि मैं कहूं कि अधिकांश सीटों पर वो लड़ाई नहीं लड़ पा रही है ठीक तरीके से, और विपक्ष इस समय बिल्कुल पैदल है। राम कथा के अगर मैं सहारे कहूं तो जो आता है ना रामचरितमानस में कि रावण रथी विरथ रघुबीरा, मोदी जी के पास क्या नहीं है। और वो फिल्म का डायलॉग था, राहुल गांधी के पास क्या है, लेकिन जनता है, लोग हैं, एजेंडा है, मुद्दे हैं, और पूरे लोग खड़े हुए। इन्होंने दबाने की कोशिश की, लोग दब गए। आप नहीं बोलने देंगे, वही बात नहीं, ईवीएम पे तो नहीं रोक पाएंगे। आप 48 डिग्री सेल्सियस में आप स्लो वोटिंग करवाएंगे, हम खड़े रहेंगे। धूप में तप रहे हैं लोग, लेकिन वोट डाल करके आएंगे। जब लोग तय कर लेते हैं, जब लोगों को अपने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने का प्रण होता है, तो बड़े बड़े महारथी और बड़े बड़े महामानव और बड़े बड़े तानाशाह खत्म हो जाते हैं। यही स्थिति इस समय नरेंद्र मोदी की बनारस में है। मैं एक और थोड़ा, आजकल तो बीजेपी के लोग तो जुमला बोलते ही हैं,
मुझे भी याद आ कि सोनिया जी ने रायबरेली पहुंच करके ये कहा था वहां के लोगों से कि मैं अपना बेटा आपके हवाले करती हूं, सौंपती हूं। मोदी जी आए थे बनारस, बोलते थे कि मां गंगा ने बुलाया है जी। आज मुझे ऐसे लगता है कि वो मां गंगा कह रही है साबरमती से कि अपना बेटा आप संभालो, अब हमसे नहीं झेला जा रहा है। जो गंगा को साफ करने गए, जो मां कह रहे थे, उस गंगा की क्या दशा की, आपने घाट उजाड़ दिए। अब थोड़ा सामाजिक समीकरण देखिए, बनारस औघड़ है, वो जब चलता है एक तरफ तो तूफान सा आता है, और उसी औघड़पन में मोदी का भी स्वागत किया लोगों ने, अभिनंदन किया। और जब उस औघड़पन, ये वो तो काशी है, शंकर की नगरी है, और शंकर तो विष भी पान करते हैं, और जब पीछे पड़ जाए तो छोड़ते भी नहीं है, और कैसे रगड़ रगड़ करके मारते हैं ये भी शंकर की तमाम कथाओं में आता है। और मुझे लगता है कि इस बार वो जो शंकर जी के तमाम औघड़ जो घूम रहे हैं बनारस में, वो इस बार रगड़ रगड़ के मारने वाले हैं। तो बेचारे श्याम रंगीला को चुनाव नहीं लड़ने देंगे, सारे प्रत्याशियों को आप हटा देंगे, और उसके बाद अच्छा अकेले मैदान में जाइए ना, सबके खत्म कर दीजिए, आप विजेता घोषित कर दीजिए सूरत की तरह। लेकिन मोदी जी, ये उत्तर प्रदेश है, यहां पे आप आए हैं तो स्वागत भी है। और मैं कई बार ये कहता हूं कि उत्तर प्रदेश स्वागत भी बहुत अच्छा करता है और विदाई भी बहुत अच्छी गाजे बाजे के साथ करता है, और बनारस तो ठंडा ही पिला करके करता है जी। आप इस समय देखिए, वहां एक डॉक्टर साहब हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं कि हेल्थ को मूल अधिकार बनाया जाए, लेकिन कहीं भी उनकी बाइट नहीं मिल सकती, पूरा बीजेपी के लोगों ने घेर रखा है। वहां के जो पंडे पुजारी हैं वो नाराज हैं, वो घाटों की बस्ती है, तो जो केवट है, जो नदी से अपना जीवन यापन करते हैं, चाहे केवट हो, मल्लाह हो, कश्यप हो, बिंद हो, चौहान हो, ये जातियां मोदी जी के खिलाफ खड़ी हैं। ब्राह्मण बहुत ज्यादा नाराज है, ये घाट बना रहे हैं और वो लोगों को हटा रहे। पिछली बार क्या हुआ था, मूर्तियों पर क्या हो रहा था, कहां से लेकर के आए थे लोगों को मंदिर तोड़ने के लिए। इतना तो हमें लगता है कि मंदिर औरंगजेब ने नहीं तोड़े होंगे जितना मोदी ने गुजरात से लेकर के यहां तोड़वा दिए जी। तो बनारस माफ करने वाला नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो प्रशांत जी ने कहा, जो पाठक जी ने कहा, पंकज जी ने कहा कि बनारस में नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं, तो मुझे लगता है कि लोग वहां तिलक लगा करके भेजने वाले। एक हम लोगों के खेल में होता था हारी का टीका, तो शायद वो जो बनारस के औघड़ लोग हैं वो हारी का टीका लगाने के लिए बेताब है। मोदी जी आइए, आपका वेलकम है, विदाई भी बहुत अच्छी करने वाले, लगता तो ऐसा ही है। जी जी, ऐसा ही लगता है। डॉक्टर आकाश पाठक जी, एक बार फिर से जल्दी आना चाहता हूं आपसे, क्या आपको भी लगता है ऐसा ही बनारस की अगर हम बात करें तो? देखिए, डॉक्टर साहब ने अपने विस्तार से बता दिया है बनारस के लोगों के मानस के बारे में, उनके सोचने के तरीके के बारे में। लेकिन इसको अगर सामाजिक धरातल पर फैलाकर देखेंगे तो समझ में आएगा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, उनके नेताओं ने जिस तरह चुनाव लड़ा है, वो चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए उम्मीदों से परे था। उन्होंने सोचा नहीं होगा चुनाव की शुरुआत में कि ये जो गठबंधन बन रहा है ये आखिर तक बना रह पाएगा। मोदी जी को लगा होगा कि ये तो मेढकों की तौल है, एक को तराजू में रखेंगे दो कूद जाएंगे नीचे। लेकिन पहले दिन से लेकर आज तक विपक्षी एकता बनी रही। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, श्रीमती अखिलेश यादव, इन सब लोगों ने जिस तरह से चुनाव लड़ा वो मोदी को हैरान करने वाला लगा होगा। और इसके पीछे पूरे सामाजिक समीकरणों को सामने रखकर, जातीय समीकरणों को सामने रखकर पार्टी ने चुनाव लड़ा। वरना जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि 46-47 डिग्री टेम्परेचर में 2-2 लाख, 4-4 लाख लोगों के रोड शो हो रहे हैं नेताओं के, वो संदेश तो दे ही रहे हैं कि बनारस की जनता कुछ बदलाव करने जा रही है। इसलिए मैं निसंकोच कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी बनारस में चुनाव हार सकते हैं। जी राजीव जी। जी जी, सुनील जी, आपको भी लगता है क्या, और क्या इस बारे में बात अब होनी चाहिए कि चुनाव हार सकते हैं नरेंद्र मोदी बनारस का? चुनाव तो कोई कभी भी हार सकता है,
चुनाव किसी के नाम पट्टा नहीं लिख के आए कि नहीं आप चुनाव जीत ही जाएंगे, संभव नहीं है ये। और काशी में ऐसा नहीं है कि विरोध की स्थिति नहीं है। काशी के संकट मोचन के महंत जी लगातार बोल रहे हैं खिलाफ में, सरेआम बोल रहे हैं, सबसे बोल रहे हैं। काशी नागरिक प्रचारणी सभा के जो पदाधिकारी हैं वो बोल रहे हैं। और ये दोनों संस्थाएं सामान्य नहीं है काशी के संदर्भ में। जो अन्य तमाम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्वान जन हैं वो बोल रहे हैं, जो अन्य सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो बोल रहे हैं। तो ये ऐसी स्थिति नहीं है कि पूरा का पूरी की पूरी जो वाराणसी संसदीय क्षेत्र है वो मोदी जी के पक्ष में बोल रहा है। जम के बोल रहा है और कायदे से बोल रहा है, तार्किक तरीके से बोल रहा है। सवाल यह है कि आप काशी विश्वनाथ मंदिर में तो बहुत जगह बना देंगे, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचने का जो रास्ता है वो 24 घंटे जाम रहेगा। तो सवाल तो पैदा होंगे ना। दूसरी चीज, अगर आप किसी शहर की शास्त्रीयता बदलने का प्रयास करेंगे तो सवाल पैदा होंगे जी। अगर आप उस शहर के संस्कृति को बदलने का प्रयास करेंगे तो सवाल पैदा होंगे। अगर लोगों की रोजी रोटी पे प्रश्न खड़े होंगे तो सवाल पैदा होंगे। लोग आपका विरोध करेंगे, आपके खिलाफ खड़े होंगे। आप ताकतवर व्यक्ति होंगे तो हो सकता है कि आपके सामने न बोले, लेकिन जब उनको मौका आएगा तो बोलेंगे। तो यह कहना कि कोई चुनाव नहीं हार सकता, ऐसा नहीं है। कोई एक से एक लोग इस देश में चुनाव हार गए। और मैंने जिन लोगों को आप देख रहे हैं, हमने चंद्रशेखर जी को चुनाव हारते देखा, हमने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को चुनाव हारते हुए देखा, हमने इंदिरा जी गांधी को चुनाव हारते हुए देखा, जो बड़े नेता रहे। तो ऐसा नहीं, और लहर में भी चुनाव जीतते हुए देखा। जब 1984 का एक जबरदस्त लहर चल रही थी पूरे देश में, चरण सिंह चुनाव जीते चले आए जी। तो ऐसा नहीं है, चुनाव की स्थितियां तो कुछ भी हो सकती है। ये जरूर है कि मोदी जी के सामने चुनौती नहीं है, ऐसा नहीं है। चुनाव बिल्कुल एक तरफा नहीं है और बड़ी मजबूती के साथ गठबंधन के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे खास बात केवल है कि गठबंधन ने इसको हल्के में नहीं लिया जी। पार्टी के लोग, पार्टी के नेता, वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न दलों के लोग जमीन पर सक्रिय हैं और अपने लोगों को एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ दिया चुनाव कि ठीक है, जब कोई संभावना बनती नहीं है तो प्रचार करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं। और यही गंभीर बात है। हारना जीतना तो जिसको जनता देगी वो जीतेगी, लेकिन एक तरफा चुनाव नहीं ले और गठबंधन मजबूती से लड़ रहा है जी। गठबंधन बहुत मजबूती से लड़ रहा है और इसीलिए ये चुनाव जो है नरेंद्र मोदी के हाथ से निकलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, पंकज चतुर्वेदी जी, अगर ओवरऑल देखा जाए तो क्या इस चुनाव में शुरुआती दौर से ही, और एक जो मूल मुद्दों की बात होती है कि लड़ाई जो है वो मूल मुद्दों पे अभी तक, चाहे 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, दोनों चुनावों में एक अलग मुद्दा था, राष्ट्रवाद का मुद्दा, फिर उधर भ्रष्टाचार का मुद्दा 2014 में। लेकिन 2024 में जब हम आते हैं तो उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द नरेंद्र मोदी खुद को घिरे हुए नजर आते हैं। क्या ये देखा जाए, और क्या यहीं से कहीं ना कहीं ये चुनाव उनके हाथ से फिसलता हुआ दिखाई देता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो चुनाव लड़ने की अभी तक की प्रणाली रही है वो एक मुद्दे के इर्द गिर्द घूमते रहे। लेकिन इन 7 चरणों में हम देखें कि हर चरण में मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के अपने मुद्दे से जंप करते रहे। जिस मसले पर उन्होंने गाजियाबाद में वोट मांगे, उस मसले को वो जाकर कर्नाटक में उनका गुम हो गया जी। दीपक सर जो बात कह रहे थे 75 इंटरव्यूज की, मैं वहां से फिर इसको जोड़ूंगा। असल में आधुनिक पत्रकारिता में एक शब्द है एडवर्टोरियल, आप सभी लोग जानते हैं। ये अचानक 75 इंटरव्यूज जो हैं ये पनिशमेंट पोस्टिंग नहीं है, ये क्रीमी पोस्टिंग्स हैं। सुधीर चौधरी वाले मामले में हम सब लोग देख चुके हैं कि 200 करोड़ का बार्गेनिंग करने गए थे। तो ये जितने एडिटोरियल वाले पत्रकार हैं इन सबको इंटरव्यू दिए गए। फिर आखिर इनको क्यों दिया गया, इसी समय 6ठे और 7वें फेज में क्यों दिया गया, इसका सवाल का उत्तर वहीं से शुरू होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को लगने लगा है कि 272 की सीमा रेखा के आसपास वो कहीं अटक जाएंगे, अटकने वाले हैं। उनके कई केंद्रीय मंत्री चुनाव हार रहे हैं और हार चुके हैं, उनकी किस्मत पेटी में बंद है। उस परिस्थिति में
पहला चीज, कैसे मैनिपुलेट किया जाए ईवीएम्स को, काउंटिंग प्रोसेस को, और काउंटिंग प्रोसेस को मैनेज करने के लिए किस प्रकार से मतगणना एजेंट, सरकारी कर्मचारी और तकनीक तीनों को मिलाया जाए। इसके लिए कैंपेन पहले से तैयार किया गया। पहला 75 अखबारों के न्यूज चैनल के एडिटोरियल, उसके बाद में कुछ ऐसे लोग जिनका मैं नाम लेने से बच रहा हूं जी, वो भारत जोड़ो यात्रा में भी साथ में चल रहे थे और चंदा जोड़ रहे थे, उन लोगों को सेफोलॉजिस्ट के साथ के नाम से पेश करना और उनके आंकड़े बताना कि किस प्रकार से 274 के पास एनडीए पहुंच रहा है। अभी और लोग सामने आएंगे 3 दिन में। ऐसे कथित सेफोलॉजिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार, इन सबका उद्यम अभी शुरू होगा। अकेले उनका उद्यम शुरू नहीं होगा। आप देखिएगा बहुत सारे ज्योतिष, पंडित, पुजारी, विदेशी एजेंसियां, विदेशी इन्फ्लुएंसर, इन सबसे कहलवाया जाएगा कि ग्रह नक्षत्र इसी तरीके के हैं, नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी भी इसी किस्म की कही जाती है, और काशी के पंडित ने भी ये भी कहा। और कन्याकुमारी का जो उनका ध्यान देने का जो साजिश है वो भी इसका हिस्सा है, लोगों में भ्रम पैदा करना कि आई एम क्वाइट कंफर्टेबल, सो मैं ध्यान को जा रहा हूं जी, जबकि अंडर करंट वो इन सब मसलों से अपनी हार के परिवेश के जो 2-3 तरीके मैंने आपको बताए कि कैसे मैनिपुलेट किया जाए, बहुत सारी जगह पे कोशिश करेंगे कि बहुत सारे ऑब्जेक्शन हो तो भी कलेक्टर से सर्टिफिकेट इशू करा दें। और जो एक बहुत चीज का भय है, जो मैंने 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे लिखा भी था, कि जिस प्रकार से इन्होंने थल सेना प्रमुख को अचानक 1 महीने का एक्सटेंशन दिया है, यह कोई वो सामान्य बात नहीं है। कोई इस मुल्क का ऐसा होता जो 1 सेकंड भी खाली नहीं रह सकता है, उस पोस्ट पर अगला आदमी कौन प्रमोट होगा उसकी तैयारी लगभग 6 महीने पहले से चलती है, और उसकी सीआर, उसकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, उसके सब कुछ जो चीजें होती हैं वो जो पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है, प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल की समिति, उसके सामने तैयार होकर रखी जाती है। अचानक सेवानिवृत्ति की दिन से 1 हफ्ते पहले केवल 1 महीने का एक्सटेंशन देना, ये एक बहुत खतरनाक प्रचलन है, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे मन में लग रहा है कि इस बार सत्ता का हस्तांतरण बहुत सहज तरीके से नहीं हो पाएगा। और उसके लिए जो यानी हमारे जो दर्शक हैं उन सब लोगों से भी हम यहां से अपील करना चाहेंगे कि वो कम से कम जागरूक रहें। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु में वहां के चीफ मिनिस्टर ने सभी मतदान के आंकड़े फॉर्म 17C को इकट्ठा करके कंपाइल कर लिया। महाराष्ट्र भी ये बात आ रही है कि वहां पे बहुत सारी लोकसभा सीटों में किया गया। मुझे लगा कि इस प्रकार की चीजों को बहुत सलीके से ध्यान रखना चाहिए। कपिल सिब्बल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि मतगणना के लिए कोई बैठे तो किस तरीके से बैठे, उसमें उसको भली तरीके से करना चाहिए। अखिलेश यादव इस मामले में इतने सतर्क हो गए हैं कि मतगणना पे कौन एजेंट बैठेगा उसकी बहुत कड़ाई से जांच की जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिगिंग और मैनिपुलेशन से ज्यादा ये होता है कि वहां जो एजेंट हैं उनको किस प्रकार से एडजस्ट करके मैनिपुलेट किया जाए। फॉर्म 17C को लेकर शायद मैंने पहले भी बताया था कि झांसी वो पहले दस्तखत करवा रहे थे, तब वहां का कांग्रेस का कैंडिडेट जाके कलेक्टर को बोला कि आप पहले कैसे दस्तखत करा रहे हो। लेकिन इन सब मसलों से हुआ आम लोगों में इसके लिए जागरूकता आई, आंकड़ों को लेकर जागरूकता आई कि मतदाताओं के आंकड़े अब अपडेटेड हो रहे हैं, उसमें मैनिपुलेशन की गुंजाइश नहीं है। जो लोग मतगणना में बैठ रहे हैं उनको सतर्क रहना पड़ेगा, पूरे नियमों की जानकारी रख के बैठना पड़ेगा, और उसके बाद में हर जिले में, हर गांव में प्रशासन पे एक प्रेशर होना चाहिए कि इस बार चुनाव जनता ने लड़ा है और जनता के साथ धोखेबाजी करेंगे तो जनता शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकती है। इन सब चीजों को तैयारी के एवज में अभी आप देखिएगा कि मौन व्रत से लेकर क्या क्या 4 तारीख तक चलेगा। जी बिल्कुल। लेकिन
ये भरोसे से कह रहा हूं कि चुनाव एक तरफा नहीं है और एनडीए को इस बार अपर हैंड नहीं दिया जा सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अपर हैंड एनडीए को कोई नहीं दे रहा है। कुछ मीडिया के जो ऐसे चैनल हैं जो अपर हैंड देते रहे हैं, लेकिन वो भी अभी डाउन दिखाई देते हैं। जरा प्रशांत टंडन जी, आपके पास क्लोजिंग कमेंट के लिए भी, और क्या तैयारियां चल रही हैं? कह रहा था मैं कि जरा आपके पास जब आऊँगा सेकेंड राउंड में, अब समापन और इस बात को बताते हुए ज़रा क्या कुछ चल रहा है 1 तारीख से 4 तारीख, और 4 को काउंटिंग वाले दिन 2 दिन से आप भी उसमें व्यस्त थे और पंकज जी भी व्यस्त थे, मैं जानता हूं, और लेकिन कुछ ना कुछ तो निकला होगा फॉर्म 17C से लेकर, और यहाँ ये जो एग्जिट पोल है जिसमें 300 के आंकड़े आने वाले हैं कि एनडीए को 300 पार जो अभी से बताया जा रहा है, इन सब का काउंटर कैसे करने जा रहे हैं? इंडिया गठबंधन कैसे काउंटर कर रहा है? उसी बैठक में थे जहां इन सब शंकाओं पे बात हुई है 2 दिन, और आज भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के बाद हम लोगों की चर्चा हुई है। एक तो ये कि जो ट्रांजिशन जो स्मूथ नहीं होगा, ये बिल्कुल आशंका है कि सीटें न आने के बावजूद नरेंद्र मोदी किसी न किसी प्रकार से सत्ता में कब्जा बनाए रहने का प्रयास करेंगे, जैसा कि ट्रंप ने अमेरिका में किया था। इस बात की पूरी आशंका है, और इस आशंका को देखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज की तो अपनी तैयारी है ही, सिविल सोसाइटी ने भी तैयारी की है, और उसमें ट्रांजिशन वॉच कमीशन एक बन रहा है। उस ट्रांजिशन वॉच कमीशन में मैं बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज और बहुत रिटायर्ड सीनियर ब्यूरोक्रेट होंगे, बड़े बड़े वकील होंगे, और वो कमीशन इसी बात को देखेगा कि ये सारा मामला प्रक्रिया जो है वो न्यायपूर्ण ढंग से संवैधानिक ढांचे के अंतर, स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं के अंतर्गत हो रही है कि नहीं हो रही है, और उसको पब्लिक डोमेन में लाएगा, उसको संस्थाओं के सामने लाएगा। ये काम हो रहा है। दूसरा काम राजीव जी हो रहा है कि ये चिट्ठी अगर आपको दिख रही हो, इसमें रीढ़ की हड्डी दिख रही है जी, तो ये चुनाव आयोग को नागरिकों की तरफ से जा रही है। एक बार फिर से दिखाइए, जरा एक बार फिर से दिखाइए। हाँ, ये देखिए, चुनाव आयोग को ये चिट्ठी जा रही है, देखिए इसमें लिखा हुआ है चीफ इलेक्शन कमीशन जी, और रीढ़ की हड्डी का मतलब यह है कि शो योर स्पाइन और रिजाइन, और इसमें जो संदेश है वो टीएन सेशन का कोट है, जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग सरकार का हिस्सा नहीं है। चुनाव आयोग जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र है जी, वो राष्ट्रपति को जरूर रिपोर्ट करता है, लेकिन सरकार का हिस्सा नहीं है। ये चिट्ठियां नागरिकों की तरफ से जा रही हैं। दूसरा कि इन्होंने जो किया है डिस्कस, जो रणनीति बन रही है, वो 200 से 250 क्रिटिकल कंस्टिट्यूंसीज में जहाँ की बेईमानी का या इस तरीके की प्रभावित रिजल्ट को प्रभावित करने का कोशिश हो सकता है, उन 200-250 सीटों पर ही ज़्यादा फोकस होगा। 2 बड़े कंट्रोल रूम बन रहे हैं, एक दक्षिण भारत में, एक नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में, और दक्षिण भारत में शायद कर्नाटका में बेंगलोर में बनेगा। ये चीज़ें कल तक सब फाइनल होकर आ जाएंगी। उसके बाद ये जो 1 तारीख को होगा, जैसा अभी बता रहे कि योगेंद्र यादव जी की एक फिगर आ गई, हो सकता है और कुछ ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने सर्वे किए हो ना किए हो, वो भी कोई फिगर दे दें, कोई ज्योतिषी आ जाए, कोई और लोग आ जाए। उसका काउंटर नैरेटिव क्या होगा, इसको लेकर भी बहुत प्लान है। वो प्लान अभी यहाँ पे साझा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन वो प्लान है जी, कि उसको कैसे नैरेटिव को कंट्रोल करेंगे, काउंटर नैरेटिव कैसे करेंगे, उनको पूरी जानकारी है। पूरा अंदेशा है कि 300 के आसपास का, 300 से ऊपर का आंकड़ा टीवी चैनलों को दिया जा चुका है, जो एग्जिट पोल में दिखाया जाएगा 1 तारीख को। उसको कैसे वो जो है वो कंट्रोल करेंगे। एक बहुत ज़रूरी बात कि इलेक्शन कमीशन को चिट्ठियाँ लिखी गई हैं
और रिटर्निंग ऑफिसर को, सारे रिटर्निंग ऑफिसर्स को चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है, काउंटिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग ऑनलाइन चल रही है और दिन में 3 बार चल रही है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज की जो ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, जो काउंटिंग सेंटर के होंगे, उनके अंदर होगा। और इसमें सारे जो जिसको आप कहें कि मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किसान आंदोलन, किसान मूवमेंट की जो यूनियन थी वो है, इसमें मजदूर यूनियन है, तमाम छात्र संगठन है। तो जो मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका पार्टिसिपेशन है इसमें जी। देखिए, बूथ की निगरानी है और सबकी ट्रेनिंग जो है वो चल रही है। और वो ट्रेनिंग में लीगल ट्रेनिंग भी है कि रिटर्निंग ऑफिसर से क्या बात करनी है, कौन से सेक्शन का, कौन से रूल का हवाला देना है, उनकी पूरी टेक्नोलॉजी के साथ, प्रोसीजर्स के अलावा लीगल ट्रेनिंग भी हो रही है। तो बहुत तैयारी के साथ सिविल सोसाइटी यहाँ पे जा रही है काउंटिंग में कि बाहर की मैनिपुलेशन ना हो सके। मशीन के अंदर जो हो गया है उसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन अगर हो गया है तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता। उसके लिए भी है कि अगर जनादेश का में डाका डाला गया और लोगों को लगता है देश के कि उन्होंने वोट जो दिया, सरकार वो नहीं बनने जा रही है, तो एक राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह का भी प्रोग्राम है, योजना है जो बन रही है। राजीव जी बिल्कुल, राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह की योजना भी अगर कहीं इन सब चीज़ों में सफल नहीं हुए तब, लेकिन 4 तारीख और उससे पहले 1 तारीख को इंडिया गठबंधन की भी बैठक है और उससे पहले 2 दिनों तक दिल्ली में तमाम अलग अलग दलों के 140 से ज़्यादा दल नहीं बल्कि सिविल सोसाइटी 140 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर और आगे की रणनीतियों पर, सत्ता हस्तांतरण से लेकर उसके लिए कमेटी बनाने से लेकर तमाम मसलों पे कि कैसे चुनाव के बाद काउंटिंग सुनिश्चित कराई जाए, ठीक ढंग से हो और साथ साथ जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश होगी 1 तारीख की शाम से ये एग्जिट पोल दिखाकर, और उस नैरेटिव को कैसे भंग किया जाए, कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि वहां 300 के पार अभी से बताया जा रहा है कि एनडीए को आ रहा है। ये सब बताने की कोशिश करेंगे और इसके लिए कुछ लोगों को लगा भी दिया गया है। 1 तारीख के बाद हो सकता है कि इन चीजों को और भी नजदीक से आप देखेंगे, जैसा पंकज चतुर्वेदी जी बता रहे थे और प्रशांत टंडन जी बता रहे थे। तो इस कार्यक्रम को यहीं अब समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं और सबसे महत्वपूर्ण 3 बातें हम लोग जिस पर चर्चा कर रहे थे, एक ये कि बनारस का चुनाव फंसा हुआ है, नरेंद्र मोदी फंस चुके हैं, खेल हो चुका है और अब रिजल्ट के दिन देखते हैं क्या कुछ। बनारस ही नहीं बल्कि अयोध्या का, फैजाबाद का चुनाव भी फंसा हुआ है और वहां से जिन राम को हम लाए हैं, जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, ये नारा वहां कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 2 बातें। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि इस देश का जो वोट बैंक है वो अब सीधा उसका एक बहुत बड़ा चंक इंडिया गठबंधन में आ चुका है। और चौथी महत्वपूर्ण बात कि गांधी जी के बारे में नरेंद्र मोदी को अभी बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उन्होंने गांधी जी के ऊपर सीधा हमला बोला है, इसे कहेंगे इस देश में, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट गांधी इस देश के रग रग में हैं और गांधी को जानने के लिए गांधी की फिल्म देखने की ज़रूरत किसी को नहीं पड़ती और नरेंद्र मोदी ने शायद सेल्फ गोल कर लिया है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं प्रशांत टंडन जी, क्लोजिंग कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज जी, प्रोफेसर रविकांत जी, सुनील शुक्ला जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी साथ में जुड़े थे, डॉक्टर राकेश पाठक जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी एक लंबे समय तक, लगभग 2 घंटे का ये कार्यक्रम, सुरेश सालवे साहब कह रहे हैं कि मोदी ने राहुल गांधी